जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है होली का त्यौहार मनाने के बाद अच्छे होंगे। जहां भी होंगे अपनी तैयारी के लिए एक नए प्रयास के में जुटे होंगे। 11 मार्च का जिन लोगों का पेपर है दोस्तों सीआरपीएफ का, उनके लिए तो एकदम रामबाण वीडियो तथा आने वाले जो शिफ्ट हैं, चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे जो भी परीक्षाएं हैं, उनके लिए स्पेशल सेशन लेकर के आया हूं। अभी तक टीसीएस द्वारा कराए गए सीआरपीएफ के जितने भी एग्जाम्स थे, उन सब का एक साथ मास्टर वीडियो तैयार करके लाने की कोशिश किया हूं। और लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोग का प्यार और सम्मान लगातार मिल रहा है। लगातार आप लोग चैनल की वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो दोस्तों एकदम स्पेशल होने वाली है। कुछ इस तरह से देखिए, 22 फरवरी का, 23 फरवरी का, 24 फरवरी का, 26, 27, 28 और 1 मार्च अभी तक हुए सारे प्रश्नों का निचोड़ इस तरह से कुछ हेलो शिक्षा जैसे आपको देता है, एक स्पेशल तरीके से देने की कोशिश करूंगा। तथा आज की जो है वीडियो से मुझे उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में मैक्सिमम प्रश्न आने वाले हैं। तथा जिन लोगों की अन्य परीक्षाएं हैं, टीसीएस का क्या पैटर्न रहने वाला है, उस पैटर्न को भी वो समझ पाएंगे, उन चीज़ों को भी वो समझ पाएंगे, जिससे उनको ये आइडिया लग जाएगी कि कैसे टीसीएस प्रश्न पूछ रहा है। यह वीडियो उतना ही कारगर एसएससी एमटीएस के लिए है, उतना ही कारगर सीआरपीएफ वालों के लिए है, या आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में। क्योंकि दोस्तों टीसीएस का काम है, पहले जो एजेंसी भर्ती परीक्षाएं कराती थी, एसएससी अलग और यूपी ट्रिपल एससी अलग, अब जब टीसीएस सबको करवा रही है, तो वह अपने पास प्रश्नों को रखी है, कुछ उन्हीं प्रश्नों को लगातार वह रन करा रही है। तो आइए हम सारे का निचोड़ देखते हैं। 2023 में अब तक जितने भी एग्जामों में प्रश्न हुए हैं उन पर, प्लस सीआरपीएफ के जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के 21 शिफ्ट की महामैराथन जनरल एप्टीट्यूड, हिंदी, इन सब का कंप्लीट निचोड़ आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं 1500 प्रश्नों की एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ स्पेशल एनालिसिस आपके साथ। वीडियो लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, मोटिवेशन मिलता है। तथा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिए। मुझे उम्मीद है सेशन में अगर आप हमारे साथ 10 मिनट भी बने रह गए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपको पसंद आएगा कंटेंट, ऐसा कंटेंट देने वाला हूं। तो पहला प्रश्न हम चलते हैं 22 फरवरी का सेशन, कि 22 फरवरी को जो पेपर हुए, यह केवल सीआरपीएफ का ही कलेक्शन नहीं है दोस्तों, और भी परीक्षाओं में जो भी पेपर प्रश्न मिले हैं उन सब का एक कलेक्शन लेकर के थोड़ी सी, मैं कहता हूं वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, अपना घंटे भर का समय देना पड़ेगा, और बेहतरीन तरीके से जनरल एप्टीट्यूड को कवर करवाऊंगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल अभयारण्य का प्रश्न आया था। सिमलीपाल, अब बहुत स्पीड में करवाऊंगा, बहुत कम समय में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, उड़ीसा के राज्य में अगर देखा जाए तो उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हाथी अभयारण्य भी कहा जाता है। यह प्रश्न आ चुका था, यह प्रश्न शायद आने की संभावना कम हो, लेकिन इससे संबंधित और प्रश्न आएंगे। जैसे पलामू अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। इन सबको याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। और भी अगर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न आपको मिलते हैं तो उनको रिवाइज करके जाइएगा, वहां से टीसीएस एक प्रश्न डालने की कोशिश कर रहा है हर परीक्षा में, 11 तारीख वालों के लिए स्पेशली। अब आइए, खालसा पंथ किससे संबंधित है? तो खालसा पंथ से संबंधित सारे फैक्ट आपके सामने रखता हूं। ये आया हुआ प्रश्न है, टीसीएस द्वारा पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनको याद रखिए। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। 1699 में सिखों के आंतरिक परिषद खालसा की स्थापना किया था। कब किया था दोस्तों? 1699 में खालसा की स्थापना। 10वें ग्रंथ के रचयिता थे। ये इनसे संबंधित डेटा था जहां से प्रश्न आए थे। ये मैं स्क्रीनशॉट अपने प्रश्नों का लगाया हूं। मैं दोस्तों कंटेंट बार बार तैयार करने में विश्वास नहीं रखता हूं। मेरा मानना है कि उन्हीं प्रश्नों को आपको रिवाइज कराया जाए जो परीक्षा में आ रहे हैं। केवल नए नए वीडियो, नए नए कंटेंट बनाकर उलझाने की कोशिश मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं हमेशा टॉप रनिंग प्रश्नों पर फोकस करता हूं, क्योंकि दोस्तों नए प्रश्न बहुत सारे आ जाएंगे, मुझे पता है आप उसमें बहुत कुछ ना आप कर पाएंगे ना हम, लेकिन जो हमारे कवर में है, जो प्रश्न हम तैयार कर सकते हैं, उनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। एक मोटिवेशन कोट हमारे एडिटर साहब ने डाला है, बहुत जबरदस्त। जीनियस 1% और 99% हार्ड वर्क, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब के बारे में कहा जाता है। जो लोग कहते हैं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड सफल है तो वह बहुत जीनियस है, वह केवल जीनियस है कि नहीं, ये तो आपने बहुत बार कहते सुना होगा लोगों को, कि वह बहुत पढ़ने में कमजोर थे लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो गया, या फिर वह बहुत ही ज़्यादा लो ग्रेड उनका परसेंटेज था, हाई स्कूल इंटर था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब में हो गया। तो चूंकि उन्होंने जीनियसनेस पर काम नहीं, उन्होंने 99% हार्ड वर्क किया। जीनियस तो दोस्तों गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल है, साथ देगा नहीं देगा, लेकिन हार्ड वर्क जरूर साथ देगा, वह आपकी मेहनत है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ अंत तक मैराथन के साथ बने रहिएगा दोस्तों।
यह आपका जो हार्ड वर्क है, यहाँ एक कोटेशन डालने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका हार्ड वर्क ही आपको सफलता दिलाएगा। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का। प्रश्न में पूछा है, मैं पर बता दिया हूं। कृष्णनट्टम, रामनट्टम जैसे मूल तत्वों से यह शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है तथा कृष्ण नायर, माधवन, आनंद, शिवरामन, मृणालिनी साराभाई, कृष्णकुट्टी, शांताराव यह इसके कलाकार स्पेशली है जो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, पहचान इनकी है। केरल का कथकली है, मैप पर दिखाया हूं। केरल का मालाबार तट याद रखिए और इधर तमिलनाडु वाला आपका कोरोमंडल तट भी याद रखिए, कोंकण तट इधर आप जो है इनको ध्यान रखिए। मैप का लोकेशन समझिए दोस्तों, सारे राज्यों की स्थिति समझिए किस प्रकार से सिस्टम है। मैप पर पढ़ाने का सिर्फ एक मकसद रहता है कि आपके माइंड में उस राज्य की लोकेशन क्लिक करे ताकि कथकली प्रश्न पूछे, अगर उसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे ऑप्शन रहे तो आप तुरंत छाट पाएं कि ये तो नीचे था केरल। यह मेरा मोटो रहता है। यह उत्तेजक नृत्य है, शरीर के पूरे अंग नियंत्रण के साथ साथ भावों की गहरी संवेदना व्यक्त करने की आवश्यकता इसमें होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ तेज चलूंगा दोस्तों, थोड़ी सी स्पीड में साथ दीजिएगा, तेज रहूंगा उसमें, धीरे चलूंगा तो काफी ज्यादा प्रश्न है, आपको दे नहीं पाऊंगा क्योंकि 1500 प्लस प्रश्नों की एनालिसिस बहुत टफ हो जाती है, लेकिन फिर भी कम समय में देने का वादा कर रहा हूं और विश्वास रखिए इस आपको जो है एक तरह से कह लीजिए कि आप असंतुष्ट नहीं होंगे वीडियो देखकर, आपको संतुष्टि जरूर मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा कि हमने कहीं से कुछ कंटेंट देखा। गोताखोर पानी के अंदर श्वास लेने के लिए किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? गोताखोर पानी के अंदर श्वास लेने के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, जिन्हें ट्रिमिक्स गैसें भी कहते हैं। ध्यान रखिए, यहां पर मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ही ट्रिमिक्स गैस कहलाता है। तीन गैसों का मिश्रण ट्राइमिक्स या ट्रिमिक्स, इनको याद रखिए। गहराई में जाने के बाद गोताखोर इसको समय बढ़ाने के लिए, ताकि अधिक समय तक समुद्र में रह करके अपने रिसर्चेज या और चीजों को कर सकें, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? शुद्ध ऑक्सीजन क्यों नहीं ले जा सकते हैं? क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन तो हम लोग स्वयं ले भी नहीं सकते हैं, वायुमंडल से हम लोग सांस लेते हैं और वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन केवल 21% है, बाकी 1% में अन्य गैसें हैं। तो ऑक्सीजन 21%, मतलब हमें सांस लेने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए 100% ऑक्सीजन नहीं चाहिए। हमें जिस इन्वायरमेंट में हम बैठे हैं केवल 21% ऑक्सीजन, अगर 20, 21, 22, 23 इतनी ही परसेंट है, मैक्सिमम 21 है, तो हम नॉर्मल अच्छे से सांस ले सकते हैं। यह वायुमंडल की बात है, तो वायुमंडल जैसा इन्वायरमेंट उनको मिल जाता है। टोटल चीजें मैंने यहां समझाने की कोशिश किया है। नाइट्रोजन जिसे समृद्ध वायु, नाइट्रॉक्स जिसे कहते हैं, समृद्ध वायु के रूप में भी जाना जाता है, एक मिश्रित गैस है। शुद्ध नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें होता है, जिसे नाइट्रॉक्स कहते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला करके। जिस हवा में हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन, 79% लगभग 78 वही नाइट्रोजन का मिश्रण के साथ जो है रहती है, यह आप समझिए। ये चीज आपके साथ जो है पहला प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? टीसीएस का फेवरेट प्रश्न, चाहे एसएससी जीडी रहा हो, चाहे सीआरपीएफ रहा हो, हर परीक्षा में धौलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। कंप्लीट डेटा, एक पुरातत्व स्थल है। अब यह देखिए धौलावीरा का आपके सामने मैप लगा दिया हूं, थोड़ा सा आप माइंड में विजुअलाइज कर लीजिए इसको, इमेजेस के माध्यम से आपको याद रहे, यही कोशिश रहती है। कुछ हड़प्पा के प्रसिद्ध स्थान जहां से प्रश्न टीसीएस बार बार बनाएगा, ये बार बार प्रश्न उठाएंगे, उनको देख लीजिए। हड़प्पा की बात करें तो पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में, लोथल गुजरात फेमस प्रश्न हमेशा पूछता है, कालीबंगा काले रंग की चूड़िया राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में, बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, सुतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, कोट दीजी सिंध पाकिस्तान में, चंदहुदड़ो पाकिस्तान में, सूतकोतदा गुजरात के कच्छ जिले में। रिवाइज करिए दोस्तों, एक बार वीडियो रोक करके भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। कई बार सुनिए, अगर देखने में समस्या हो रही है ऑडियो पर लगाकर वीडियो को रख दीजिए, सुनते रहिए। आप इसको 2 बार 3 बार एग्जाम से पहले सुनिए और मुझे उम्मीद है कि यहां से आपको मैक्सिमम प्रश्न मिलेंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड में। आप कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ सर मदद हुई थी आपके उस छोटे से वीडियो से। राम मंदिर के फैसले के समय मुस्लिम जज कौन थे? प्रश्न खूब वायरल हुआ था। तो मुस्लिम जज की बात करें तो यसे नाजिर साहब थे, यह राम मंदिर के फैसले के समय थे। लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो यह 162 साल पहले जो है एफआईआर दर्ज हुई थी 1858 में, याद रखिए। 134 साल चलने के बाद फैसला आया हुआ था राम मंदिर का, आप सभी जानते हैं। कब आया था? 9 साल बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, रामलीला ही विराजमान वहां पर होंगे, ऐसा करके वहां पर आया हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 को समझिए दोस्तों।
आबाद संचरण घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? लगातार यह रोज पूछा है। आप ये जो एनालिसिस देखेंगे ना, तो इसी में बहुत सारे प्रश्न रिपीट करेंगे, हालांकि उनको मैं दोहरा कर नहीं बताऊंगा, केवल उनको स्किप कर जाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो कुछ ऐसे प्रश्न है जिन्हें बार बार ये लोग रिपीट कर रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें याद कर लिया जाए। ये पूरे इसकी पूरी छोटी छोटी वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, लेकिन एक जगह देने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपका माइंड एक सेट हो जाए कि परीक्षा कैसे चल रही है, किस डायरेक्शन में पेपर आ रहा है। आबाद संचरण घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 19D, ये तो उत्तर हो गया, इस पर हम बहुत फोकस नहीं, आप ये जान लीजिए, आया हुआ प्रश्न था। 19A की बात करें बोलने की आजादी, 19B की बात करें सभा करने की आजादी, 19C की बात करें संघ बनाने की आजादी, 19D की बात करें पूरे देश में आने जाने की आजादी, 19E की तो बसने की, कहीं पर रहने की आजादी, 19G में कोई भी व्यापार या जीविका करने की आजादी। वो सब संघ आया, वो देखिए ट्रिक भी यहां पर है कि वो संघ आया बस व्यापार के लिए, वो संघ आया बस व्यापार के लिए। ये ट्रिक है, ट्रिक में बहुत मेरा विश्वास नहीं है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हमेशा मैं इसको याद करवाता हूं, आप भी वही स्टोरी जान लीजिए कि एक व्यक्ति अपनी बेरोजगार रहता है, वो अपनी बातों को सरकार को बोल बोलकर बताता है, यानी बोलने की आजादी। सरकार उसकी बातें नहीं सुनती है तो सभाएं करने लगता है, फिर संघ बना करके अपना विरोध प्रदर्शन करता है, फिर पूरे देश में घूम घूम करके जो है यहाँ वहां आ जा करके विरोध प्रदर्शन करता है, फिर भी नहीं सरकार सुनती है, तो वहीं पर दिल्ली जंतर मंतर में बस करके जो है अपनी बात को मनाने की कोशिश करता है। अंत में उसको रोजगार नहीं मिलता तो वह कोई व्यापार या जीविका प्रारंभ कर लेता है। इस छोटी सी कहानी को याद रखिए, इसी कहानी के क्रमों को जोड़कर ABCDE, F तो संपत्ति वाला खत्म हो गया, G को याद रखें। समझ रहे हैं? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज किस लोक नृत्य से संबंधित है? कथक, उत्तर प्रदेश। अलविदा महाराज साहब, मतलब इनका देहांत हो गया, ये जानते रहिए। कथक नृत्य कहां पर है? फिर वही मैप पर नृत्यों को पढ़ाने की जो परंपरा हमारी रही है, लगातार मैं उसी पर बताऊंगा और बना रहूंगा। यह उत्तर प्रदेश का मैप है, इसी कलर में यहाँ हाईलाइट किया गया है, कथक उत्तर प्रदेश। कथा कहकर गाया, गा करके, नाच गा करके, कथा कह करके कहा किया जाने वाला नृत्य कथक है। कथक, इसको ध्यान रखिए, कथा और कथक, इससे थोड़ा कोरिलेट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। इसके बाद समझिए कि इसके संबंध में कि पूछता है किससे संबंधित है, तो राधा कृष्ण की रासलीला से कथक का विकास हुआ। राधा कृष्ण की इनकी रासलीलाओं से ही जो है कथक का डेवलपमेंट हुआ है। लखनऊ के नवाब, अगर पूछे कौन से नवाब इसमें सय दे दिए इसको, किन्होंने इसको जो है डेवलप किया, किन्होंने इसको जो है एक अच्छे स्थान पर लेकर आने की कोशिश किया, तो नवाब वाजिद अली शाह साहब जो थे लखनऊ के नवाब, आप जानते हैं अंतिम नवाब, ये जो है इसको आगे लाते हैं। आधुनिक काल में उच्च स्तर पर लाने का श्रेय लीला सोखी यानी मेनका को जाता है। प्रमुख कलाकार कार्ल खंडेलवाल, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, कालका प्रसाद, सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण। दोस्तों आज चूंकि गांव में आया हूं छुट्टी पर, यहां से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कुछ हो सकता है बैकग्राउंड में नॉइस आपको जाए, लेकिन फिर भी आपकी परीक्षा थी, लगातार 11 मार्च के लिए सर कंटेंट लाइए, या SSC MTS के लिए कोई मैराथन कंटेंट लाइए। अभी तक आए प्रश्नों की मैराथन की डिमांड थी, तो बहुत ही जो है मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा आपको कुछ प्रोवाइड करूं ताकि आपकी परीक्षा में हेल्प कर पाऊं। वैसे आज मैं जो है अपने जहां से मैं क्लासेस चलाता हूं शहर पहुंच जाऊंगा, तो आपको टोटल डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी, ड्यूटी भी ज्वाइन कर लूंगा, फिर समय निकाल कर आपके लिए डेली क्लासेस लाता रहूंगा। चलिए, और इधर बिरजू महाराज साहब की बात करें तो प्रमुख सम्मान इनके देख लीजिए, इससे प्रश्न आता है। 1964 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 1986 में पद्म विभूषण, 87 में कालिदास सम्मान और 2002 में लता मंगेशकर सम्मान। और लता मंगेशकर सम्मान अभी जो है मोदी साहब को भी मिला हुआ है, ध्यान रखिए। 2012 में नेशनल अवार्ड, 2016 में फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिला था बिरजू महाराज साहब को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान का फेवरेट अनुच्छेद, संविधान का फेवरेट सेक्शन, मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर, एक नंबर सुरक्षित करिए अपना यहां से। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य किसे कहते हैं उसको समझ लीजिए। मूल कर्तव्य हमारा जो है राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति है, वही मौलिक कर्तव्य है। अब एक लाइन में मेरे साथ दोहराइएगा आप लोग बोल करके प्लीज, अगर आप कहीं हो तो एक लाइन में पढ़ रहा हूं, इसी को बोलिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A के अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर भाग 4A में सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य। 4 बार कह दीजिए, यही डेटा जो चारों पांचों मैं बता रहा हूं, कभी 42वां पूछेगा, कभी 1976 पूछेगा, कभी 4A पूछेगा, कभी 51A पूछेगा। इसी के इर्द गिर्द ये घूमते हैं, यही इनका पूरा
कार्यक्रम रहता है, इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी और वर्तमान में जो है 86वें संविधान संशोधन में इसको एक और जोड़कर 11 कर दी गई शिक्षा के अधिकार को, और 2002 में यह संशोधन आया था। यह प्रश्न है। मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? अजमेर शरीफ में मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा स्थित है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार जो है इस शहर में है। यह माना जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 537 हिजरी संबंध में अर्थात 1143 ईसा पूर्व में एशिया के सिस्तान क्षेत्र में हुआ था। यह आपके सामने मकबरा है, आप देखिए, विजुलाइज करिए, याद करने की कोशिश करिए। प्रमुख मकबरे और शहर जो आ गया वो आने वाला है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं, लेकिन उससे संबंधित और चीजें आएंगी, इसकी पूरी गारंटी देता हूं मैं। आइए जुड़िए। ताजमहल आगरा में उत्तर प्रदेश, सफदरगंज मकबरा दिल्ली में, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में, इतमातुद्दौला का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश में, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, झूठा ताजमहल भद्दा ताजमहल, ताजमहल की नकल बीबी का मकबरा कहा जाता है। औरंगजेब की पत्नी ने कहा था मेरे लिए ताजमहल बनवाओ, औरंगजेब ने कहा लियो भैया बनवा देते हैं। औरंगजेब हैवी ड्राइवर था, आप जानते ही हैं, ऐसा मकबरा बनवाया कि एकदम घटिया ही रहा। गोल गुम्बज बीजापुर कर्नाटक में, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में। बिहार वालों को पता है, शेरशाह सूरी से संबंधित प्रश्न भी खूब पूछा है टीसीएस ने, आगे आपको मिलेगा, जिसने जो है मुगल सत्ता को एक बार जो है तोड़ दिया और फिर से अपना सूर साम्राज्य स्थापित किया था। आगे बात करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो पूरा डेटा सबसे कम और सबसे ज्यादा और यूटी में और राज्यों में एक तरफ अलग अलग करके मैप पर पढ़ाने की कोशिश किया हूं, ग्राफ बना करके। ये देखिए, यहां से डिवाइड कर दीजिए। इधर वाला एरिया जो आपका हो जाता है टोटल दोस्तों, यह राज्यों की बात करेगा, इधर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेगा। तो राज्यों में जनसंख्या की बात करें तो 20 करोड़ के ऊपर हो चुकी है। ये तो 2011 का डेटा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। और सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा 11 करोड़ के ऊपर महाराष्ट्र में है। और सबसे कम की बात करें राज्यों में तो सबसे कम की देखिए मिजोरम में जो है 6 लाख और सिक्किम में 10 लाख। यह डेटा है। सिक्किम मिजोरम ऑप्शन में रहता है, इन्हीं दोनों में से कोई एक रहेगा। सिक्किम अगर उत्तर आता है तो आप सही लगाइए, अक्सर सिक्किम पूछता है, क्योंकि न्यूनतम सीट जो है विधानसभा की सिक्किम में 32 है और उत्तर प्रदेश में 403 है। जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का निर्धारण होता है, आप जानते हैं। तो उत्तर में इसको सिक्किम आप लगाइएगा, आएगा तो। और ऑप्शन में आपको सबसे टॉप और सबसे लो यही देगा। कब ज्यादातर प्रश्न पूछता है उत्तर प्रदेश हाईएस्ट, सिक्किम लोवेस्ट, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों से प्रश्न उठा रहे हैं तो दिल्ली में 1.67 करोड़ लोग भरे पड़े हैं दोस्तों। दिल्ली में सबसे ज्यादा यूटी, ऐसी यूटी जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या, और लक्षद्वीप में मात्र 64,000 लोगों की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। आज की में तो बढ़ी गई होगी। और सबसे ज्यादा एजुकेशन भी लक्षद्वीप में ही है। यूटी में यह प्रश्न बार बार पूछा हुआ था, इसको ध्यान दीजिए। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। देखिए वही वाला फिर प्रश्न रिपीट किया, मैंने कहा ना कि डेली यह प्रश्न आता है दोस्तों, जो है बार बार मिलेगा, इस पर समय नहीं बर्बाद करूंगा। जीएसटी की तरफ चलते हैं। जीएसटी किसकी सिफारिश पर आया था? काका कालेकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी आता है। 1 जुलाई 2017 को लागू होता है और इसी दिन जीएसटी दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। इसको आप ध्यान रखेंगे। 101 रुपए का आप जो है लिफाफा देकर खाना खा लेते हैं और खाने पर लग जाता है जीएसटी। यह ट्रिक बनाएंगे। निमंत्रण में गए और 101वां संविधान संशोधन होता है तो 101 रुपए का लिफाफा दिया और खाना खाया और खाने पर लग गया जीएसटी। लो भैया, ऐसे ट्रिक बना के याद रखो। 279 279 अनुच्छेद में जोड़ा गया ए लगा करके। ए इसलिए चूंकि बाद में जोड़ा जाएगा तो ए लगेगा ही। जितने भी ए लगने वाले अनुच्छेद हैं बाद में जोड़े गए हैं, इसको आप समझिए। और जीएसटी परिषद का गठन किया गया जो जीएसटी को डील करेगी पूरी तरह से। यह जीएसटी संबंधित डेटा था। एक लाइन में याद करिए, काका कालेकर समिति 1 जुलाई 2017 को जीएसटी दिवस मनाया जाएगा, चूंकि उसी दिन यह लागू हुई है। और 101 रुपए का लिफाफा देकर खाना खाएंगे क्योंकि खाने पर भी जीएसटी लग चुकी है। कुछ माइंड में ऐसी चीजों को ही सेट करना है दोस्तों जो हमारे माइंड में एक राइमिंग गाने की तरह सेट हो जाए। तो मेरा वही टारगेट रहता है, याद करवाना मेन मकसद है। बाकी ये कंटेंट तो हर जगह आपको मिल जाएंगे, कोई मैं बहुत नई चीज नहीं बता दे रहा हूं, लेकिन ये चीजें हर जगह मिलेंगी, याद नहीं होता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा हीराकुंड बांध की बात करें तो सबसे लंबा है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में है। 26 किलोमीटर। महानदी, हीराकुंड बांध महानदी। हीरा पाने के बाद महान हो जाएगा व्यक्ति। हीराकुंड बांध महानदी। सबसे ऊंचा बांध टिहरी भागीरथी। टिहरी कहाँ गई है? भाग गई। टिहरी भागीरथी 260 मीटर की ऊंचाई पर। और सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध आप जानते रहिए इसको। बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर स्थित भारत का सबसे बड़ा बांध है, वह ऊंचाई में दूसरे नंबर पर है। एक और प्रश्न बनता है बांधों का, जो पोस्टमार्टम चल ही रहा है तो अच्छे से होना चाहिए। साथ ही 225 मीटर की ऊंचाई वाला यह ग्रेविटी बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नंगल वाला आपका है, इसको ध्यान रखें।
टोटल बांधों का प्रश्न एक साथ। सबसे लंबा हीराकुंड, सबसे ऊंचा भागीरथी, सबसे बड़ा सतलज और ग्रेविटी बांध भाखड़ा नंगल बांध। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सरला आ चुकी हैं, बिल्कुल आ चुकी हैं। 79 से संसद, 80 से राज्यसभा, 81 से लोकसभा। यही प्रश्न आया था। राज्यसभा लोकसभा में अंतर क्या है एक बार मैं बताने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है आप जान जाएंगे। इसका कार्यकाल जो है लोकसभा का इधर दिया हूं और राज्यसभा का यहां पे दिया हूं। 5 वर्ष होता है दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल, आप देख लीजिए। और राज्यसभा के हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य इसमें से जो है अवकाश लेते जाते हैं। उच्च सदन इसको कहा जाता है, इसको निम्न सदन कहा जाता है। यह धन विधेयक जो है लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जनता द्वारा चुने गए डायरेक्ट लोग लोकसभा में आते हैं, क्योंकि ये जनता का सदन है। और राज्यसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव वाले जो है अनुपातिक आधार पर आते हैं, ये जो है डायरेक्ट वाले नहीं है। यह जानते रहिए। स्क्रीन को रोक करके पॉज करके आप एक बार पढ़ सकते हैं। मेन डेटा मैंने आपको बता दिया है, आपके सामने है। पेट की अग्नि के लिए जठराग्नि, जैसा कि हिंदी के भी प्रश्नों को दूंगा, वादा किया था। वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना, 26 मई 2022 से। अगला प्रश्न, थार का मरुस्थल किस राज्य में सर्वाधिक फैला हुआ है? राजस्थान में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। आपको डेटा यहाँ पर अब देखिए, राजस्थान और पाकिस्तान जो है वाला जो एरिया बॉर्डर वाला जो है पाकिस्तान से सटा हुआ, तो यहाँ पर ये डिजर्ट है सबसे बड़ा, और यह कुछ जो है पाकिस्तान में भी प्रभाव डालता है, पाकिस्तान में भी यह मरुस्थल फैला है। फिलहाल भारत का जो एरिया है वहां पर आपको ये भूरे कलर से करके दिखाने की कोशिश की गई है। मैप पर समझिए, बहुत से लोग थार का मरुस्थल पढ़ते आ रहे हैं लेकिन देखा नहीं कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर इस तरह से, पाकिस्तान और राजस्थान के बॉर्डर पर इस तरह से, उधर पंजाब का बॉर्डर, इधर हरियाणा का बॉर्डर, तो इस लोकेशन पर थार का मरुस्थल है, डिजर्ट ऑफ थार। क्यों मरुस्थल हो गया? क्योंकि हिमालय यहाँ पर है और यहाँ पर जो पर्वत राजस्थान में है, उन सबकी स्थिति, इसको क्लियर करूं तो उन सबकी स्थिति जो है ऐसे सीधे पड़ जाती है। ये इस प्रकार पर्वत हैं, तो यहाँ पर मानसूनी हवाएं इधर से जब आती है अरब सागर से तो रुक नहीं पाती और बरसात नहीं होती है, और वो सीधे हिमालय से टकरा करके यहाँ उत्तराखंड वगैरह में खूब तोड़ फोड़ और बरसात करती हैं, और यही राजस्थान सूखा रह जाता है और मरुस्थल थार जैसे मरुस्थल का जन्म होता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल जो है, इसको भी आप जानते रहिए दोस्तों। ये भी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, प्रश्न पूछ सकता है। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। हाल ही इस पे अभी मुगल शासक पर और सूर साम्राज्य पर और दिल्ली सल्तनत पर इस वीडियो में आपको एक बता रहा हूं, जबानी रटवा दूंगा अंत तक। और संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कई सारे टॉपिक, तो अगर आपकी कोई परीक्षा है उनका चाह रहे हैं कि आज एकदम पूरी तरह से आपके माइंड में सेट कर दिया जाए, तो आप जरूर देखिएगा। आपका 11 मार्च वाला एग्जाम नहीं है तो भी आप इसके साथ अंत तक बने रहिएगा। इनको तो रटवा दूंगा, अभी थोड़ा इसको मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं डेटा लगाया हुआ हूँ, न्यूजीलैंड में कौन सा तूफान आया था? तो चक्रवात गेब्रियल आया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। शेरशाह सूरी के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी? वही शेरशाह सूरी जिसके मैंने बताया था कि मुगलों को एक बार इन्होंने खूब तोड़ा था बढ़िया से, बिहार में सासाराम में जिनका मकबरा है। शेरशाह सूरी सूर वंश के संस्थापक थे दोस्तों। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था, आपने पढ़ा होगा। चौसा या बिलग्राम का युद्ध जिसे कहते हैं, कि चौसा के युद्ध में, बैटल ऑफ चौसा में मुगल सम्राट हुमायूं को जो है हरा करके शेरशाह सूरी ने जो है, इनके बीच युद्ध होता है और सूर साम्राज्य की स्थापना करता है, और इनको हुमायूं को जो है भागना पड़ता है अपनी तरफ। हाँ, अपने एकदम असली गांव भाग जाते हैं। और यह जो है 29 जून 1539 को आधुनिक बिहार के बक्सर जिले के चौसा गांव में स्थित होता है, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय होती है। आगे भी डेटा मिलता रहेगा, स्पेशल फैक्ट आपको देता रहूंगा। संयुक्त अधिवेशन का प्रश्न आता है कि ज्वाइंट सीटिंग कब होती है, 108 नंबर कब बुलाई जाती है? बिल्कुल, अनुच्छेद 108 याद रखिए कि इमरजेंसी भैया आ जाएगी, समस्या होगी, तभी तो 108 बुलाओगे, बिल्कुल आप बुलाओगे। 108 अनुच्छेद 108 माने एम्बुलेंस, जोड़ दीजिए। 108 कब बुलाते हैं? इमरजेंसी में। भैया लोकसभा राज्यसभा में हो जाएगा झगड़ा, ये कहेंगे लोकसभा वाले कि हम नहीं मानेंगे, राज्यसभा वाले कहेंगे कि हम विधेयक पर वोट नहीं देंगे। जब इन दोनों लोगों में टकरार हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे रहेंगे और वह कहेंगे, तुरंत 108 नंबर डायल करेंगे संविधान का, और 108 नंबर में कहेंगे तुम लोग सब लोग बैठो, ज्वाइंट सीटिंग हम लोग करें। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। यह किसी भी विधेयक को एक सदन द्वारा पारित किया जाता है और अन्य सदन में अग्रेसित किया जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाता है राष्ट्रपति, सम्मन करता है, लोगों को कॉल करता है। दूसरा सदन विधेयक को खारिज कर दे, नहीं लौटाए, असहमति जताए, कुल मिला के विधेयकों पर विवाद हो जाए दोनों सदनों में, तो राष्ट्रपति कहे भैया ऐसा करो, अब आओ बैठ के बात करते हैं, पंचायत। यही है संयुक्त अधिवेशन 108 नंबर। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो सती प्रथा संबंधित प्रश्न दोस्तों, चीजों को माइंड में आप पढ़ के नहीं याद रख सकते,
जो मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, जो कीवर्ड आप समझिए जो यूट्यूब वगैरह पे सर्च करते हैं उसे कीवर्ड बोलते हैं, तो क्यों ना वैसा कीवर्ड हम अपने दिमाग में नहीं सेट कर सकते हैं, ट्रिक टाइप का। ट्रिक भी भूल जाता है लेकिन कीवर्ड नहीं भूलता है। अब याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है समाज सुधारक राजा राममोहन राय के साथ मिलकर के 28, 29, 30 के जो दौर चलता है उस समय सती प्रथा को अंत किया था। लॉर्ड अब केवल बेंटिंक को याद करिए एक बार राजा राममोहन राय को याद करिए, दुगनी मेहनत क्यों करेंगे। तो एक बड़ा सा नाम याद कर लीजिए कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राममोहन राय ने मिलकर के सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशु नरबली हत्या वगैरह को समाप्त किया था। हमेशा काम चलता रहेगा। 1829-30 में काम हुआ था। और एग्जैक्ट की बात करें तो जो है 4 दिसंबर साल 1829 में ऐसा विधेयक वगैरह लोग लाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक समाज सुधार की क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा उसका काम यह जाना जाता है। और राजा राममोहन राय को हम जानते हैं ब्रह्म समाज वाले राजा राममोहन राय, अभी ब्रह्म समाज की भी बात आएगी, उसको भी आपको याद करवा दूंगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, राजा राममोहन राय और भारतीय जो है समाज के सभी सुधारकों ने प्रयास भी किया, लेकिन मेन नाम इन्हीं का आता है। मिलकर के पूरे भारत में सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशु बलि वगैरह को खत्म कर दिया। चलिए अगला प्रश्न जानिए। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को कितने रनों से धोया था, हाँ हराया, सॉरी धोया था, हराया था, बात वही है। वनडे इतिहास में सबसे बड़ी जीत श्रीलंका ने 317 रनों से जो है हराया था भारत को। न्यूजीलैंड का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया जो है। यह आप जानते रहिए, क्रिकेट संबंधित प्रश्न है खेल जगत का। भारत की सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है। अब यह प्रश्न आप देख लीजिए, आप एक बार इस मैप को देख लीजिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन पर अटेंशन रखिए अपना, यह प्रश्न देख लीजिए। और अभी आपको कई बार यह मैप आपको दिखाऊंगा और याद करवाऊंगा यह प्रश्न कितनी बार आया है। तब आप कहेंगे कि वाह सर क्या बात है, बिल्कुल कहेंगे। हाँ आइए देखते हैं। तो बांग्लादेश के साथ जो है सर्वाधिक सीमा लगती है 4096 की, 96.7 किलोमीटर, लगभग 4000 मानिए, बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है 4096। अब समझिए सबसे ज्यादा की बात किया तो यहाँ बांग्लादेश देश, आपने अब ध्यान दीजिए मैप पर आइए, 4096 देख लिया। इसके बाद सबसे कम की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ 106 जो पूछ चुका है। अभी आगे प्रश्न आपको मिलेगा। इसी के साथ पाकिस्तान का पूछ सकता है, जो कि ये हमेशा कांड करते रहते हैं। तो 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है सर्वाधिक सीमा। और इसके साथ अगर पूछे आपका जो है इधर भारत चीन के साथ पूछे तो 3488 किलोमीटर। यह टोटल मैप आपके सामने है। म्यांमार का 1643 याद रखिएगा, नेपाल का 1751 याद रखिए, और भूटान का 699 याद रखिए। दोस्तों मैप पर पढ़िए, चीजों को देखिए। हम कह रहे हैं कुछ भूलेगा कुछ तो याद रहेगा, ये मेरा टारगेट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आइए चुनाव आयोग का टोटल निपटारा करने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है तो उसका संबंधित 324 में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के लिए चुनाव आयोग होगा, यह चर्चा की गई है। 325 में कोई व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या न होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होगा। कि तुम मुस्लिम हो हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तुम हिंदू हम तुम्हें वोट नहीं देने देंगे, तुम पारसी तुम्हें वोट नहीं देने देंगे, सबको ऐसा अधिकार है, सब लोग वोट देंगे। या 325 में 326 में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में वयस्क मताधिकार देने का आधार होगा, जो 18 साल के ऊपर होगा वो वोट देगा। 326 में बात की गई है। 27 की बात करें तो विधानमंडल के चुनाव से संबंधित प्रावधान है, विधानमंडल की बात करते हैं। और अगर 328 की बात करें तो विधानमंडल के ऐसे चुनाव का प्रावधान है जो राज्य की विधानमंडल की शक्ति देता है। और 329 चुनाव आयोग में अदालतें हस्तक्षेप बहुत कम या ना के बराबर करेंगी, इसका प्रावधान ये समझे चुनाव आयोग का पूरा अनुच्छेद। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस पर भी अभी आगे पोस्टमार्टम करूंगा, कोशिका का पूरा डेटा आपको दिखाऊंगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले शहीद आजम भगत सिंह, जय हिंद जरूर लिखिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, तथा कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिए। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो एक ही निवेदन है कि अपने आने वाली परीक्षाओं को धार देने के लिए, जीएस की कमर तोड़ देने के लिए परीक्षा को, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हेलो शिक्षा हमेशा जीएस को इसी तरह से फोड़ करके आपके सामने लाकर कोशिश करेगा देने के लिए। जो जीएस विद्यार्थियों की कमर तोड़ता था, अब हम उस जीएस की कमर तोड़ेंगे, यह मेरा टारगेट है। उन्हें फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम जीसी हिल्टन था। ये जो है जीसी हिल्टन, इन्हें फांसी की सजा सुनाते हैं। भगत सिंह के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। 27 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के पंजाब के जिले जो है लायलपुर जिले के बंगा गांव में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सरदार किशन सिंह संधू और माता का नाम विद्यावती था। इनको ध्यान रखिए। भगत सिंह 7 बच्चों में 4 बेटे
वो 3 बेटियों में दूसरे नंबर पे अपने माता पिता के संतान थे। और ऐसे शेर के बारे में जय हिंद बनता है दोस्तों। लाइक करिए, फोटो के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आज तक पढ़ा होगा, आज देख लीजिए। ये देखिए चिपको आंदोलन है, ये देखिए चिपको आंदोलन है, ये देखिए चिपको आंदोलन है। देखिए और समझिए। और ये है आपके सुंदरलाल बहुगुणा साहब। इनको भी अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इनको भी एक बार नमस्ते करिए। अगर ये समझते हैं, आज से करीब 45 साल पहले उत्तराखंड के में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें नाम इसका चिपको आंदोलन दिया गया था। इस आंदोलन की जो है चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी की ओर से इसकी शुरुआत की गई थी, तथा भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे इसका नेतृत्व किया और इसे सफल बनाने की कोशिश की और सफल बनाया भी। तो ये देखिए चिपको आंदोलन, विजुलाइज करिए दोस्तों। जब देखिए पेड़ों की कटान को रोकने के लिए औरतें, महिलाएं, बच्चे पेड़ों से चिपक जाते थे, बोलते थे इन्हें ना काटो, इन्हें काटो तो हमें भी काटो। तो ऐसी फीलिंग, इमोशनल एक अटैचमेंट देने के लिए ऐसा किया गया। और ये आपके सामने टोटल डेटा है। पिक्चर की तरह देखिए पढ़ाई को। जैसे आप यूट्यूब रील्स, वीडियो, पिक्चर देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, हीरो हीरोइंस को देखते हैं, वैसे आप स्टडी और एजुकेशन को देखिए। सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। जब कई बार मैंने इसे क्रैक किया है, इस सरकारी नौकरी को जिसे लोग कहते हैं भगवान की प्राप्ति है, जब इस भगवान की प्राप्ति को जब कई बार मैंने प्राप्त किया है, तो क्यों ना आप अगर इतना संघर्ष करें तो प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कौन सी नदी जल विवाद है? तो जितने भी भारत के नदी जल विवाद और प्राधिकरण है, आज उसको कवर करवा दूंगा। ये देखिए आगे लगाया हूं। फिलहाल ये वाला डेटा आप देख लीजिए। कृष्णा नदी जल विवाद सबसे फेमस है इसमें। इस नदी के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में, 44% भाग कर्नाटक में और 29% भाग आंध्र प्रदेश में संयुक्त रूप से पड़ता है टोटल। भाई इतना पानी हम यूज करेंगे, इतना पानी आप यूज करेंगे, इतना एरिया हमारे में है, ऐसा इसका एरिया पड़ता है। और एक गोदावरी नदी, अब जो भी ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ये मेमोरी बेस्ड प्रश्नों की एक एनालिसिस। पूरे प्रश्न एग्जैक्ट आप किसी से उम्मीद करना भी बेकार है, कोई आपको देगा नहीं, ना मिलेगा। और वो एक तरह से कह लीजिए कि बहुत अलाउड भी नहीं है। हम केवल स्टूडेंट से जो कीवर्ड मिल जाते हैं, जो डेटा मिल जाते हैं, उन्हीं कीवर्ड पर जो है टॉपिक का पोस्टमार्टम और बखिया उधरने की कोशिश करते हैं, ताकि उनसे संबंधित बने वाला प्रश्न आप कर ले। बस मेरा टारगेट यही है दोस्तों। एक छोटा सा प्रयास आप लोग के लिए करने की कोशिश कर रहा हूं कि जनरल एप्टीट्यूड में अच्छा नंबर आप ला लें, एसएससी एमटीएस हो। आने वाली परीक्षा के लिए लगातार कंटेंट लाऊंगा दोस्तों। सब्सक्राइब करिए। सीआरपीएफ के लिए तो आपके साथ अंत तक बना ही रहा, पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी, आप उसको देखिए। गोदावरी नदी जल विवाद, गोदावरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण बनता है दोस्तों। 1969 में इसका गठन किया जाता है, और जो गोदावरी नदी जल विवाद को सुलझाती है। और यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य इसमें शामिल है। आइए प्रमुख जल विवादों को देखते हैं। सबसे फेमस जल विवाद कावेरी नदी जल विवाद, बोल्ड कर दिया हूं, 1990 में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में। और उसके बाद बात करें कृष्णा नदी जल विवाद, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 1969 में बनता है। यह न्यायाधिकरण बनता है, मतलब एक तरह से एक कह लीजिए कि स्पेशल ग्रुप या कमेटी या कमीशन बना दिया जाता है, ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। और यह इन विवादों को हमेशा मॉनिटर करता रहता है, हमेशा इनके संबंधित कंप्लेंट्स को सॉल्व करता रहता है। यही न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल। जैसे हरित ग्रीन ट्रिब्यूनल देख सुना होगा आपने, कि पर्यावरण संबंधित पराली वगैरह जलाने वालों के लिए उसमें मुकदमा लिखा जाता है। नर्मदा नदी जल विवाद की बात करें, उसी तरह देखिए नर्मदा नदी जल विवाद है राजस्थान, गुजरात और मतलब जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। गोदावरी भी उसी तरह से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। कृष्णा नदी द्वितीय जल विवाद न्यायाधिकरण जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। तो यह प्रमुख जल विवाद है। कावेरी जल विवाद, जिस पर हम चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी दिलचस्प, क्योंकि यह विवाद 1892 से चला आ रहा है, आजादी के पहले से। इसको आप ध्यान रखिए। सबसे पुराना कावेरी नदी जल विवाद, यह प्रमुख जल विवाद थे। एक बार आप स्क्रीन को रोक करके पढ़ लीजिए, या नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, याद करिए। यही सब चीजें हैं दोस्तों जो परीक्षा में आपको रोकती हैं, और इन्हीं को हम तैयार कर देंगे। कहीं रुकने वाला एक रिजल्ट नहीं है। टाइपिंग करते रहिए, सब लोग जो है टाइपिंग का मौका आपको जरूर मिलेगा। अभी तक वीडियो के साथ बने हैं दोस्तों, तो टाइपिंग की तैयारी आपको बस यही बताऊंगा कि आप एक निश्चित रूप से मेधावी छात्र हैं, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि शुरू में होता क्या है ना, कि कुछ लोग वीडियो को थंबनेल देखकर आ तो जाते हैं, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट बाद ही उनको नींद आने लगती है, वो छोड़ देते हैं वीडियो को, आगे तक नहीं बढ़ते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप रुके हैं, तो मुझे विश्वास है कि सपनों के पीछे पागलों की तरह दौड़ने का जज्बा आप में है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा, झाड़ और ट्रिक आपने बार बार सुना होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
मैप को देख लीजिए, समझ लीजिए कि यह देखिए गुजरात से लोकेशन है, मध्य प्रदेश का लोकेशन, राजस्थान का लोकेशन कैसे जा रही है, इस थोड़ा सा स्क्रीन को रोक करके देखिए, विजुलाइज करिए। किसी कंटेंट को 5 सेकंड 10 सेकंड देखिए, देखने से तो दोस्तों प्यार हो जाता है, याद क्यों नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बंगाल गजट किसके द्वारा चलाया गया? तो जेम्स हिक्की, भारत का सबसे पुराना अखबार बंगाल गजट, और मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया, ये भी शायद प्रश्न आया था। अब आइए एसिड, अभी आगे अभी पत्रकारों का पूरा इतिहास देने वाला हूं, पत्रकारिता का पूरा इतिहास, पहला पत्र जो है बंगाल गजट, उदंत मार्तंड, हिंदी बंगाल केसरी, मराठा, सब अभी निचोड़ के रखूंगा, आगे मिलेगा आपको। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है? CH3COOH जो है इसका सूत्र है, COOH करके, इसको ध्यान रखिए। एसिटिक एसिड रासायनिक सूत्र CH3COOH है, जिसे एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, सरलतम रूप इसका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपका 23 फरवरी वाला डेटा, चलिए यह तो रहा दोस्तों 22 फरवरी का, हम 1 मार्च तक का सफर पूरा करेंगे और काफी तेज पूरा करने की कोशिश करेंगे। गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो उनकी उम्र क्या थी? तो गांधी जब 1915 में भारत लौटते हैं, 1983 में गए थे, जब वहां लौटे तो 21 साल बाद दोस्तों यह लौटे थे, तो उस समय उनकी उम्र जो है 45 थे, इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ डेटा जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, फिलहाल आप इसको 45 साल जो है इनकी उम्र थी। और इनके प्रमुख आंदोलन, अब लौटते कब है जान गए, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। प्रमुख आंदोलन चंपारण 1917 में, खेड़ा 1919 में, रोलेक्ट एक्ट का विरोध 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, नमक सत्याग्रह 1930 में, दलित आंदोलन 1934 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सानिया मिर्जा ने हाल ही में संन्यास लिया, वे किस खेल से संबंधित थी? टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा है दोस्तों, टेनिस के खेल से संबंधित थी। और कुछ प्रमुख संन्यास लेने वालों का, प्रमुख संन्यास क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर थे, रॉस टेलर जो है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, जो है किरोन पोलार्ड जो है वेस्ट इंडीज टीम की पूर्व कप्तान थी, तथा मोहम्मद हाफिज पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, इनको ध्यान रखेंगे। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो, ये दोस्तों कलाम साहब का मोटिवेशनल कोट। बीच बीच में आपको झपकी ना आए, आप थक न जाएं, कुछ एनर्जी बीटा लगाने की कोशिश किया हूं। और दोस्तों हकीकत है कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं या जो लोग सफल हुए हैं उनके जगह पर आप भी जाना चाहते हैं तो उनकी मेहनत को देखिए, उनकी सफलता को केवल मत देखिए, सफलता के पहले के संघर्षों को देखिए कि वो किस तरह से गए, उस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह जान लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलजी वंश का शासन कब से कब तक था? जो है खिलजी वंश का शासनकाल का पीरियड पूछा था यहाँ पर, तो वह तो आप जान लीजिए, खिलजी वंश का शासनकाल जो है 1299 से 1320 तक था, इसको आप जानते रहिए। दिल्ली में खिलजी सुल्तान और अलाउद्दीन खिलजी सबसे प्रसिद्ध था। अब आइए, गुलाब खिले तो सांस लो वाला टिक यहीं पर काम देगा। टोटल दिल्ली सल्तनत का पोस्टमार्टम करते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 मुगल बादशाह बाबर के आने तक बनी रही है। 1526 में बाबर आता है, फिर 1526 में उसका खाना खाया, घर गया वाला ट्रिक अभी मिलेगा आपको। अब समझिए, गुलाम वंश 1206 में, गुलाम वंश जो है, जब पृथ्वीराज वाला मूवी जो देखे होंगे तो गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक अपने गुलाम को बैठाता है तो गुलाम वंश हो जाता है। फिर खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश इसके बाद खिजर खां इसके संस्थापक, और लोदी वंश बहलोल लोदी। यह तो आपके सारे दिल्ली सल्तनत के वंशज थे। क्रम पूछे तो 1206 से 1290, और 90 से लेकर के 30, 1320 तक, और 1320 से 1414 तक, और 1414 से 1451 तक, और इसी तरह से 1451 से 1526 तक यह क्रम रहता है। 26 में मुगल बादशाह आ जाते हैं। पूरा चार्ट आपके सामने दिया हूं, स्क्रीन को क्लियर करता हूं, स्क्रीनशॉट लगाइए और याद करिए। अगला प्रश्न है, पहला राज्य जिसमें फार्मूला 1 रेस होने वाली है, तो हैदराबाद में जो है अपनी तरह की फार्मूला रेस जो है होने वाली है 11 फरवरी 2023 को। और फार्मूला 1 रेस के चैंपियनों के बारे में तो जानते हैं, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर, यूनाइटेड किंगडम के चैंपियन कब कब जीते हैं, माइकल शूमाकर फरारी के जो है जर्मनी के फार्मूला 1 रेस के ड्राइवर हैं, इनको भी आप जानते हैं। हुसैन सागर झील के किनारे इसका काम होने वाला है, बहुत ही रोमांचक मुकाबला। अगली, सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो लंबी ट्रेन, बड़ी ट्रेन, छोटी ट्रेन, सबका प्रश्न एक साथ देने की कोशिश किया हूं। भारत में सबसे लंबी दूरी करने वाली यात्री ट्रेन दोस्तों विवेक एक्सप्रेस, दूरी तय करने वाली, क्या दोस्तों पॉइंट को ध्यान देखिए, दूरी तय करने वाली, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, और तकरीबन 82 घंटे में 4150 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करती है। भारतीय रेलवे ने चलाई देश की सबसे लंबी, अब ये ट्रेन गाड़ी की लंबाई है,
सुपर वासुकी 295 वैगन्स और 3.5 किलोमीटर लंबी, और एक स्विट्जरलैंड में यात्री ट्रेन चली हुई है सबसे लंबी, जिसमें 100 डिब्बे और 2 किलोमीटर ट्रेन की लंबाई, जो आल्प्स की पहाड़ियों में चली है, जो है रेटियन रेलवे ने। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लंबी ट्रेन मालगाड़ी भारत में सुपरवास की पूरे विश्व की स्विट्जरलैंड में चली है, ध्यान रखिए। और सबसे दूरी ज्यादा तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से असम। अगला देखिए, 2023 में राजकोषीय घाटा 2022 से कितना कम था, तो सरकार ने कितना कमाया और कितना खर्च किया, इन्हीं सब के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। भाई आप ही का घाटा क्या है, जो सैलरी आई है, जो खर्च किए, या जो आपको घर से पैसे आए पढ़ने के लिए, और जितना खर्च किए। ज्यादा खर्च कर दिए तो घाटे में चले जाएंगे, कर्जे में। वही बात यहाँ पर है, कहाँ कहाँ से पैसा हमें आता है और कहाँ कहाँ सरकार खर्च करती है। आता कहाँ से है, इनकम टैक्स से आता है, कर्ज से आता है, जो हम लोन देती है सरकार, नॉन टैक्स से आता है, कस्टम से, जीएसटी से वसूलती है, कारपोरेट से टैक्स लेती है, ड्यूटी यानी कर लगाती है, तो यहाँ से पैसा कमाती है। खर्च कहाँ करती है, पेंशन देने में, कर्ज का ब्याज जो लोन ली है उस पर देने में, केंद्र शासित की योजनाओं में, सब्सिडी में, रक्षा में, यानी उसके बाद फाइनेंस और कमीशन में, टैक्स में, अन्य खर्चे, केंद्र की योजनाओं पर होने वाले खर्च में, सैलरी वगैरह, इन सब पर खर्च होता है। यह तो टोटल आपका रहा। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो राजस्थान की बात है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी का प्रश्न आए तो थोड़ा सा उनके जो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर आप ध्यान देंगे, वहीं से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकैट का उद्घाटन किया था, इसको ध्यान रखेंगे। गुजरात और राजस्थान भारत में शीर्ष निवेश स्थल के रूप में उभरे हैं। राजस्थान में एआई आधारित लोक अदालत लॉन्च की गई है। राजस्थान में यूरेनियम की खोज की गई है, पूरा राजस्थान का पोस्टमार्टम। राजस्थान बना 100 गीगावाट क्षमता पार करने वाला राज्य। राजस्थान बना एल रूट जो है सर्वर वाला प्राप्त करने वाला पहला राज्य। टोटल डेटा दोस्तों देता हूं ताकि आपको परीक्षा में कोई छूट न जाए। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी जो है 117 परमाणु क्रमांक किसका है, तो टीएस जो है टेनेसाइन का 117 पर है, सबसे लास्ट में देखिए यही था, यह आया वो प्रश्न था। ज्ञात तत्वों की संख्या 118 तथा धातु 91, अधातु 7 और खोज मौसा जी ने 118 से लेकर के 91 तत्वों की धातुओं की खोज कर दिया। 7 धातु की ट्रिक बनाकर याद रखिए, ये तो थोड़ा सा ट्रिक रहता है तो याद रहता है। पहला जो है पूछे तो जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह आप देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा याद रखिए। कार्बन का 6 पूछ चुका है कई बार। सोने का कहीं पर पूछा था, चांदी का एजी पूछा था, सोने का एयू वगैरह पूछा था। इनको आप लोहे का देखिए एफई पूछा है, जिंक का 30 पर है, इनको आप याद रखिए दोस्तों। यहाँ से प्रश्न आता है, आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार इसको जो है मैं कहूँगा कि रिवाइज कर लें। पूरा नहीं याद करने की जरूरत है, शुरू के कुछ याद कर लिए, लास्ट के कुछ याद कर लीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट वाले याद कर लीजिए, बस यहीं से प्रश्न आता है। भारत का प्रथम जैव गांव जो है जैव बायो जो है विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो त्रिपुरा में जो है जैव गांव बायो विलेज प्रोजेक्ट लाया गया है। त्रिपुरा में पहला जैव गांव स्थापित है। टोटल डेटा आपके सामने है। सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है, तो सूर्य कुमार यादव जिन्हें सूर्य कुमार यादव या स्काई के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय क्रिकेटर की एक दिवसीय और T20 प्रारूप में खेलते हैं। टोटल इनका जो है डेटा। अवनी लेखरा की बात करें तो पैरा ओलंपिक, निखत जरीन की बात करें तो विश्व चैंपियन मुक्केबाजी वाली निखत जरीन। राष्ट्रीय खेल में जो है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के दिवस पर जो है खेल दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, जातिगत जनगणना किस राज्य में शुरू हुई थी, तो बिहार में दोस्तों सबसे पहले जातिगत जनगणना शुरू होती है। यह आपके सामने प्रश्न है, पूरा उससे संबंधित डेटा है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा डेटा दूंगा। सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विचार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो पुनर्विचार यानी अपने फैसले के आधार पर न्यायालय अपने फैसले को जो है अपने सबूतों के आधार पर अपने फैसले को बदलने या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार न्यायालय को है। तो अनुच्छेद 137 व अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियम में ऐसा प्रावधान दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे, यह पुनर्विचार है। चलिए अगला एक और प्रश्न पूछता था कि अभिलेख न्यायालय जो है सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में कहा जाता है, तो 129 में अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। केफोन और सी स्पेस, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। केरल का केफोन, जिस पर केफोन का मतलब कि केरल का खुद का केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क केबल है, केरल द्वारा शुरू किया गया एक इंटरनेट का व्यवस्था है। केरल का अपना खुद का इंटरनेट हो गया है। वहां के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इसकी घोषणा की है, केरल के पास खुद का इंटरनेट मौजूद है, इसको ध्यान रखिए। और सी स्पेस ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे आप लोग अमेजॉन वगैरह, अमेजॉन प्राइम वीडियो वगैरह देखते हैं या फिर नेटफ्लिक्स देखते हैं, तो ऐसे केरल का सी स्पेस खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किए गए थे, तो नई दिल्ली में 2018 में पहली बार खेलो स्कूल गेम्स की शुरुआत की जाती है और 19 में इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम कर दी जाती है। और इस बार मध्य प्रदेश में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अलग अलग शहरों में 11 राज्यों में इसका
आयोजन किया जाता है दोस्तों। और महाराष्ट्र 56 स्वर्ण पदक और हरियाणा 41 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे नंबर पे रहता है, इसको याद रखें। अगला प्रश्न है 2023 में राजकोषीय घाटा, वही वाला प्रश्न जो है राजकोषीय घाटा वाला प्रश्न जो है दोबारा रिपीट किया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों, इस पे लाइक करिए। अस्थाई की बात करें अगर आपको, अस्थाई और अस्थाई इनको ध्यान रखिए। अस्थाई सदस्य डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा थे, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। अगर अस्थाई की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर 1946 को दूसरे वाले, और 26 नवंबर को जो है 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है। और एक प्रश्न बार बार पूछ रहा है टीसीएस, अनुच्छेद 395 में 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे और 470 वर्तमान में है, ब्रैकेट में वर्तमान वाला। 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी और 12 वर्तमान में है। 22 भाग मूल संविधान में थे और 25 जो है वर्तमान में है, यह याद रखिए, यहां से प्रश्न आता है। अगला प्रश्न, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइगेंस ने जो है प्रकाश को तरंग का सिद्धांत है किया था, इसको आप याद रखेंगे। पूरा डेटा वीडियो रोक करके आप पढ़ सकते हैं। काकरापार परमाणु बिजली गिरी शक्ति की किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में। काकरापार कहां पर दोस्तों, गुजरात में। अब यहीं पर देख लीजिए, तारापुर की बात करें तो महाराष्ट्र में, रावत भाटा की बात करें तो राजस्थान में, नरौरा की बात करें उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, काकरापार गुजरात जो पूछा हुआ था। कुंडलनुम परमाणु जो है तमिलनाडु में, कलपक्कम परमाणु तमिलनाडु में, यह प्रश्न था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं के बीच कब हराया था, तो 1540 में कन्नौज या बिलग्राम वाले युद्ध में। बार बार प्रश्न रिपीट करेगा, आप देखिए, यही मैं दिखाना चाह रहा हूं कि कितनी बार प्रश्नों को रिपीट किया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद जान जाएंगे कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मणिपुर नृत्य किस देवता से संबंधित है, तो राधा कृष्ण और विष्णु से संबंधित मणिपुर नृत्य है दोस्तों। इनकी लीलाओं का इसमें वर्णन किया जाता है। वैष्णव धर्म से प्रभावित नृत्यों में भक्ति तथा त्याग पर बल देता है। यह मणिपुर का मैप है और यह मणिपुरी नृत्य है। प्रमुख कलाकार झावेरी बहनें दर्शना, नैना, सुवर्णा, रंजना और गुरु अमली सिंह, सविता मेहता और कलावती देवी प्रमुख इस नृत्य की कलाकार हैं, इनको याद रखिए। अगला प्रश्न अनुच्छेद 19B, अब बार बार 19 वाला प्रश्न आएगा, यही वाला मैंने कहा था कि मैं बार बार दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि कितनी बार प्रश्न आया है। फिर से रिपीट नहीं करके समय बर्बाद करूंगा। 19B पूछा था, तो बिना हथियार आजादी जो है सभा करने की आजादी है, वही प्रश्न आपके सामने है। T20 सीरीज 2023 में भारत के कप्तान कौन थे, हार्दिक पांड्या, BCCI के रोजर बिन्नी और ICC के ग्रेग बर्कले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, याद रखिए इनको। भारत ने हाल में विश्व कप जीता जो है, भारत ने हाल ही में विश्व बैंक से कितना लोन लिया था, यह प्रश्न था, तो इसको आप ध्यान रखिए। विश्व बैंक ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के लिए 1.75 अरब डॉलर जो है का लोन जो है दिया है, इसको आप ध्यान। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्या, फिर से वही मोटिवेशनल कोट, सपने वो नहीं है जो नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें, इसको आप ध्यान रखिए। यह दोस्तों, ये नहीं कि आपको नींद, सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट की नींद है, आप नींद पर काबू पा लीजिए। सच बता रहा, सफलता आपके कदम चूमेगी। सपने वो नहीं, कलाम साहब का कोट बहुत फेमस कोट है, मैं इसको कोट इसलिए दिया हूं क्योंकि आपने कई बार सुना है, तो अब तो अपने जीवन में अमल में लाइए। अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों, केवल और केवल एजुकेशनल कंटेंट, पंडित रविशंकर, कोई प्रचार प्रसार नहीं, कोई समय बर्बाद नहीं, सीरियस स्टूडेंट के लिए रामबाण क्लास। पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो पंडित रविशंकर एक सितार वादक हैं और संगीतज्ञ थे। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से और शिव कुमार शर्मा संतूर से, इसको ध्यान रखेंगे। ये पंडित रविशंकर साहब और उनके सारे अवार्ड, इसको देख। अगला प्रश्न है, डोंगरिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा से। यहां से प्रश्न एक बार आया हुआ था। 24 फरवरी की तरफ चलते हैं। 2 दिन का सफर पूरा हो गया दोस्तों, बस चंद मिनटों में ही वीडियो खत्म होने वाली है। टोटल आपको अब चूंकि अब जो प्रश्न आएंगे रिपीट करते हुए आएंगे, उन पर हम ज्यादा समय नहीं देंगे, उनके उत्तरों को एक बार बताएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमीशन। कुछ इंग्लिश में भी डेटा दिया गया है, तो यंग हिल्टन आयोग, इसको ध्यान रखिए, 1934 में आया था और 35 में इसका काम शुरू हो गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मुंबई में, बैंकों का बैंक किया जाता है, मौद्रिक नीति तैयार करती है, हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो ऑसबर्न स्मिथ, और फर्स्ट इंडियन की बात करें तो सीडी देशमुख, और वर्तमान में शशिकांत दास, और थर्ड नंबर पे हो जाते हैं पद क्रम में। और अगर इंडियन पे बात करें तो सीडी देशमुख पहले हैं। यह लोगो जो है बंगाल टाइगर पाम ऑयल में दहाड़ता हुआ आरबीआई का, टोटल डेटा आरबीआई का दिया हूं, और यह सारे डेटा आप एक बार पढ़ लीजिए। पॉज करके स्क्रीन को क्लियर करता हूं, अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। चूंकि दोस्तों ये फास्ट रिवीजन है तो ज्यादा समय यहां पर मैं नहीं दूंगा। 2011 की जनगणना क्या हुआ, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 382 जो है
प्रति जो है किलोमीटर में 382 स्क्वायर पर किलोमीटर में इसका जो जनसंख्या घनत्व था, यानी कि 1 किलोमीटर इस तरह से जो है 1 किलोमीटर इधर से 1 किलोमीटर इधर से इसमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। 17.72 10 की वृद्धि थी। अगला प्रश्न, ये देखिए डेटा यहाँ पर दिया भी हूँ कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा बिहार की थी पॉपुलेशन डेंसिटी अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें। फिर पश्चिम बंगाल जो है दूसरे नंबर पे। मिजोरम की बात करें तो जो है 52 सबसे कम वाले में, और अरुणाचल प्रदेश मिजोरम ये दो थे, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, सेकंड नंबर पे मिजोरम। और दिल्ली की बात करें तो यूटी में सबसे ज्यादा दिल्ली में, और यूटी में सबसे कम अंडमान निकोबार में। इसको आप ध्यान रखिए। यह मेरी जनसंख्या वाला मैंने एक वीडियो बनाया है, उसी क्लास का स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं ताकि आप याद कर पाए आसानी से। मुख्य बिंदु जनसंख्या का पूरा निचोड़ देखिए। पहली बार 10 की जनगणना की बात करें तो लॉर्ड मेयो 1872। 10 की जनगणना की शुरुआत 1881 लॉर्ड रिपन में। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। आजाद भारत की 1951 में होती है। 2011 की जनगणना 15वीं आजाद भारत की और भारत की 7वीं जनगणना थी, ये भी ध्यान रखिए। देश की 15वीं और आजाद भारत की 7वीं थी। जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे, और वर्तमान 2021 की जो हो नहीं पाई उसके लिए आयुक्त नियुक्त थे डॉक्टर विवेक जोशी। और एक खास रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन करंट का क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनता है। अगला अनुच्छेद 19A का प्रश्न देखिए, वही वाला आया है 19 से, बोलने की आजादी वाला प्रश्न रिपीट कर रहा है बार बार। हिमाचल प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? तो 40 सीटें जीती थी दोस्तों। सारे चुनाव का हाईलाइट से आपके सामने दिया हूं। उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, पंजाब का देख लीजिए, उत्तराखंड का देख लीजिए, टोटल डेटा, ताकि आप याद कर पाए। डेटा देना बस आपको मकसद है। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? वेयर वाज लॉर्ड मेयो मर्डर्ड? तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार जो द्वीप है वहां पर, पोर्ट ब्लेयर में, वहां पर जो है लॉर्ड मेयो यात्रा करने गए थे, और इन्हीं के समय में 10 की जनगणना हुई थी। यहाँ पर लगा दिया हूं ताकि आप याद कर पाए। यह लॉर्ड मेयो है, और यह इनको मारता हुआ जो हमारा शेर जो है देख लीजिए, हत्या करने वाला शेर अली, पश्चिमी सीमांत जो है प्रदेश का जो है तीरा घाटी का रहने वाले थे, इन्होंने इनको निपटा दिया। खैर, अगला प्रश्न, मानव का रक्तचाप कितना होता है? तो 90 120 80 120, अलग अलग किताबों में एनसीईआरटी में अलग अलग। तो 90 120 का आप आंकड़ा लेकर चलेंगे। कहीं पर 80 120 दिया है, कहीं पर 90 120 दिया है। इसको आप याद करने की कोशिश करेंगे। यह ब्लड प्रेशर है, सबसे कम पर आएगा तो 80 90 रहेगा, सबसे हाई पर जाएगा तो 120 130 रहेगा। इससे हाई लो जाएगा तो बीपी लो बीपी हाई की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब समझिए मेन प्रश्न, इस पर तो आप आइए। मरकरी स्फेग्नोमीटर यानी बीपी मॉनिटर होता है, जो यहाँ पर आपके सामने दिया। अगला प्रश्न आपका उसी तरह से है, एरोनॉइड स्फेग्नोमीटर जो यहाँ पर दिया हुआ है, और डिजिटल बीपी मीटर जो यहाँ पर दिया हुआ है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने, और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने। टोटल ब्लड का पोस्टमार्टम यहाँ पर है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? हु वाज गिवन द द्रोणाचार्य अवार्ड 2022? भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य से सम्मानित किया गया, और यह पुरस्कार आपका है। अब समझिए, जहां से प्रश्न बार बार आता है, 2022 में राज सिंह को दिया गया, जीवन जोत सिंह तेजा को, मोहम्मद अली कमर को, सुमा सिद्धार्थ सिरुर को, और दिनेश जवाहर लाड को, और बिमल प्रफुल्ल घोष को, अपने खेलों में खिलाड़ियों को ट्रेंड करने के लिए। चूंकि द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे, तो जो गुरु हैं, जो ट्रेनर है, उन्हीं लोग को यह पुरस्कार दिया गया था। स्क्रीनशॉट लगा कर रखिए, ये याद करिए, यहाँ से प्रश्न आया हुआ था। धौलावीरा वाला बार बार प्रश्न पूछ रहा है। देखिए मैंने पीछे भी बताया था, यहाँ पर वो ये हाल है कि धौलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर में कितने नंबर पर शामिल किया गया? तो 40वां विश्व धरोहर धौलावीरा शामिल किया गया दोस्तों। और प्रमुख जो है विश्व धरोहर जो है, और प्रमुख जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान, वही बार बार देखिए जो है हड़प्पा लोथल वगैरह मैंने यहाँ पर दिया है। पीछे मैं इसको कवर कर चुका हूँ, तो यहाँ पर समय आपका नहीं लूंगा ज्यादा। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और मेवाड़ के राजा जो है राणा सांगा के मध्य जो है बैटल ऑफ खानवा वाज फॉट, इसको ध्यान रखिए। और 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा सबसे बड़ा। बाबर का ट्रिक जान लीजिए, बाबर का युद्ध बार बार पूछता है। बाबर के द्वारा भारत में प्रमुख युद्ध और उसकी मृत्यु। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया। ये देखिए, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, और 30 में मर गया। 26 में पानीपत तो इब्राहिम लोदी के साथ, 1527 में खानवा और राणा सांगा के साथ, और 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ, और 29 में घाघरा और महमूद लोदी के साथ, और 30 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यह युद्ध का दृश्य है, इमेजेस से विजुलाइज करिए। और यह आपके जो है राणा सांगा साहब, जिन्हें आपने नहीं देखा हो तो देखिए। और यह बाबर तो है ही, और खानवा की युद्ध भूमि। टोटल इमेजेस आपको देता हूं ताकि आप याद कर पाएं। धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समस्त शोध संस्कृति के जो है उपचार के लिए यह ट्रिक है, इसको याद रखिए।
इसका तो उत्तर अनुच्छेद 25 से 28 हो जाएगा। लेकिन समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए सम से समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, अस्तर से स्वतंत्रता का अधिकार 1922, यह बार बार आएगा, एक बार पढ़ा दे रहा हूं, बाकी स्किप कर दूंगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता जो पूछ चुका है 25 से 28, और संस्कृति वाला जो है 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का 32। यह टोटल आपके सामने डेटा है। स्वतंत्रता और गुलामी में अंतर, यह बेड़ियां आपको दिखा रहे होंगे दोस्तों, यही है गुलामी, और जो हम आज जिंदगी जी रहे हैं वो है स्वतंत्रता। यह तो एक इमोशनल इमेज लगाऊं ताकि आप इसको थोड़ा याद कर पाएं, इसलिए, बाकी और कोई मकसद नहीं है। अगला देखिए, ये ट्रिक याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको एक बार क्लियर करता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो है उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कार विजेताओं का नाम का ऐलान किया गया, जिसमें जाकिर हुसैन तबला वादक थे, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और स्पेशल पुरस्कार मुलायम सिंह को भी उसी समय दिया गया था मरणोपरांत, तथा ORS के जनक दिलीप महालनोबिस को भी यह पुरस्कार दिया गया। पद्म पुरस्कारों की सूची यहाँ पर मैंने दिया है। जनरल बिपिन रावत को दिया गया, कल्याण सिंह को दिया गया, गुलाम नबी को दिया गया, इनको आप याद रखिए। एबल पुरस्कार जो है गणित का पुरस्कार दिया गया, गणित वाला पूछे तो जो है सुलेमान डेनिस परनेल सुलिवन को दिया गया। प्रित्जर पुरस्कार फ्रांसिस कैरे को। मिस वर्ल्ड कैरोलिना जो है इनको दिया गया, पोलैंड की। बोल्ट्जमान भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर दीपक धर को दिया गया इनको। और GD बिरला वाला भी याद रखिए, प्रोफेसर नारायण प्रधान को। इस्पात मंत्रालय द्वारा राजभाषा पुरस्कार भी दिया जाता है, इसको आप याद। टोटल पुरस्कारों की कैटेगरी यहाँ पर है। अगला पुरस्कार, अगला जो है प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य है? बार बार वही याद कराऊंगा, 42वां, 1976 और 4A और 51A, यही आया हुआ प्रश्न है। सत्य शोधक समाज की स्थापना की किसने की थी? तो सत्य है, सत्य की ज्योति, यानी सत्य है तो उसकी ज्योति जलती रहेगी, तो ज्योतिबा फूले और ये सावित्रीबाई फूले, दोनों लोग का इमेज है। गुलामगिरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, यह जान लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना का प्रश्न आता है, तो ट्रिक मैंने बताया था कि ब्रह्मा है जो राजा, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने। और सत्य की ज्योति जलती रहेगी, ब्रह्मा है जो राजा, आर्य होते हैं दयावान, प्रार्थना आत्मा से की जाती है। तो यह देखिए, प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग, आर्य समाज दया, आर्य दयावान होते थे, राम कृष्ण मिल जाएंगे तो विवेक आ जाएगा, स्वामी विवेकानंद। और यह देखिए राजा राममोहन राय जो विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर यह सती प्रथा का दृश्य आपके सामने एक बार फिर से दिखाया हूं, जिसमें जो है सतियां जल रही हैं अपने पति के साथ, तो वह वाला इमेज जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था, शिशुबली हत्या वगैरह को। यह प्रश्न बार बार बता चुका हूं, इसको आप याद रखिए। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया था? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी महिला सल्तनत थी, जिसको 1236 से 1240 के अंत तक जो है दरबार में शासन किया था दिल्ली में, और 1240 में गद्दी से इसे हटाया गया था। हाँ, ये रजिया सुल्तान है, और टोटल इसके संबंधित डेटा है, देखिए और आनंद लीजिए। अगला प्रश्न है, चापलूसी का पर्यायवाची आपके सामने है। चापलूसी, चाटुकारिता, मिन्नत, उल्पात, ये उल्लाप ये है। खेत खाए गदहा मार खाए जुलाहा का अर्थ है निरपराधी को दंडित देना। ठीक उसी प्रकार जैसे फेल होते हैं आप और पता चले कि डांट पड़े किसी और को घर में कि मम्मी बिगाड़ दे रही है, मम्मी पापा मम्मी को डांटे, वही हाल है यहाँ पर भी। तोता का पर्यायवाची है कीर, सुआ, सुग्गा, इनको आप याद रखेंगे, तोता का पर्यायवाची शब्द है, यह पूछा हुआ था हिंदी में दोस्तों। इन पर मैं आपका समय कम लूंगा, मेरा टारगेट है GS के प्रश्नों को अधिक से अधिक याद करवाना आपके। यह तो आम प्रश्न है, आप इसको हल कर लेंगे आसानी से। मोहिनी अट्टम देखिए फिर से यहीं पर आया हुआ है। मोहिनी अट्टम जो है किस राज से संबंधित है? तो केरल का लोक नृत्य मोहिनी अट्टम। और भरतनाट्यम जैसा ही भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके केरल के सागर तट पर इस नृत्य को किया था। इसके प्रमुख कलाकारों को यहाँ दिया हूँ, और मैप पर केरल का मोहिनी अट्टम बताने की कोशिश किया हूँ। जो है भारती शिवराजी, रागिनी देवी, जो है तंकमणि, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, शेषन और मजूमदार गाता इसकी प्रमुख नृत्यंगनाएं हैं। कम समय में, एग्जाम टाइम में ज़्यादा समय नहीं देंगे, फास्ट रिवीजन चलेगा। वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 किसने जीती थी? तो पंकज साहब ने जीती थी, इनको याद रखिए। पंकज अडवाणी ने कोलालमपुर में 2022 में IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड जो है चैंपियनशिप को जीत लिया था। इनके पूरे मेडल्स और पूरा डेटा। अगला प्रश्न आपका है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCHO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो CaCO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ध्यान रखिए। वॉशिंग सोडा की बात करें तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। आपका मन कर रहा होगा पोस्टमार्टम करने का तो लीजिए करिए, पूरे पूछे हुए रासायनिक सूत्र जो भी TCS पूछ रहा है एक साथ दिया हूं, याद करिए सबको। नमक का NaCl, जल का H2O, सुहागा का याद रखिए, यहाँ पर लंबा वाला याद रखिए। लाफिंग गैस N2O, इसको भी याद रखिए। सिंदूर का Pb3, इसको भी याद रखिए। विष चूहा जिंक 3P2, इसको याद रखिए। झूठा सोना या FeS इंपॉर्टेंट है, उनको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसको भी याद रखिए। यही पूरा जो है परीक्षा में पूछे गए दोस्तों सूत्र हैं, स्क्रीनशॉट मारिए। कंटेंट दमदार दूंगा कम समय में। बजट किस आर्टिकल से संबंधित है, तो बजट का आर्टिकल जो है इस पे ध्यान नहीं देंगे, एडिटिंग में थोड़ा लग जाता है कभी कभी दोस्तों, दूसरा ट्रांसलेशन। तो अनुच्छेद 112 के तहत बजट का जो है प्रावधान है, वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। बजट निर्मला सीतारमण जी पेश कर रही हैं। अब बजट संबंधित बनने वाला प्रश्न इसको जान लीजिए, जो है फाइनेंशियल ईयर में पेश किया था, सब लोग जानते हैं, पूरा डेटा यहाँ दिया, उसको पढ़ लीजिए आप एक बार। भारत की पहली बार जो है 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटिश अर्थशास्त्री ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन ने पहला बजट जो है पेश किया था ब्रिटिश क्राउन के सामने। आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री R.K. सेठमुखी द्वारा पेश किया गया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला है मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, तो HDI में भारत की रैंक पूछा हुआ था, तो इसको 191 देशों में 132वें स्थान पर, विश्व प्रेस में 150वां, विश्व प्रसन्नता में 136वां, विश्व शांति में 135वां, पर्यावरण प्रदर्शन में 180 में 180वां, और विश्व का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए, यह था HDI। जो है मालदीव भारत के किस दिशा में है, तो यह मालदीव का लोकेशन है दोस्तों। अगर भारत से दिशा पूछे तो यह देखिए इसकी दिशा है, इधर उत्तर हो जाता है, इधर दक्षिण हो जाता है, इधर पूरब हो जाता है, इधर पश्चिम हो जाता है। तो यहाँ पर पश्चिम और दक्षिण में मालदीव की लोकेशन थी, यह आपको पूछा हुआ प्रश्न था। इसको अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो स्थान पहला स्थान है विश्व में, सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन जो है 8वें स्थान पर भारत आता है। तो भारत में फर्स्ट स्थान पे अभ्रक यानी माइका को उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। अब इससे संबंधित एक्स्ट्रा प्रश्न आप जान लीजिए कि अभ्रक उत्पादक सूची में 8वें स्थान पर है जो है भारत। आंध्र प्रदेश का नेल्लूर जिला अभ्रक उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। शीर्ष 5 खनिज राज्यों में उत्पादन में पहला पे उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश तीसरा पे, छत्तीसगढ़ जो है चौथा पे, और झारखंड। अब इसको तो आप जान ही रहिए। अब आइए समझिए जस्ता के उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान, सोना में KGF रॉकी भाई कर्नाटक वाले, चांदी में जो है राजस्थान वाले जो है, इनको भी ध्यान रखिए, चांदी में राजस्थान, तांबा मध्य प्रदेश, सीसा राजस्थान, जहां चांदी और इसको याद रखिए सीसा एक ही जगह, थोरियम केरल में, अभ्रक आंध्र प्रदेश पूछा हुआ था, कोबाल्ट झारखंड में। एकदम जबरदस्त कंटेंट जो TCS में पूछा जाने वाला है। 26 फरवरी की तरफ आगे बढ़िए, हमारा सेशन लगभग अपने आधे सफर से अधिक सफर को पूरा कर चुका है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, आर्टिकल 360 इज रिलेटेड टू आपातकाल से संबंधित है। इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगी थी, टोटल डेटा आपको बताऊंगा। 352 आपातकाल की घोषणा करता है, 356 दूसरे प्रकार के आपातकाल की घोषणा, 358 जो है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 जो है निलंबित हो जाता है कुछ भाग इसके, और 360 वित्तीय आपात की बात की गई जो अभी तक लगाया नहीं गया है, इसको भी ध्यान रखिए। यह पूछता है कैसे लगाया जाता है, आंतरिक अशांति पर क्या है, टोटल डेटा बताया हूं। चूंकि एक क्विक रिवीजन सीरीज है तो इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। वित्त आयोग का संबंध जो है अनुच्छेद 280 से। अब आप कहेंगे सर एक बार सारे आयोग बता दीजिए, पूरे आयोग का पोस्टमार्टम लीजिए दोस्तों, कोई आयोग छूटेगा नहीं, जितने भी आयोग हैं किस अनुच्छेद में है एक साथ आप पढ़कर जाइए, TCS को भी लगे कि यहाँ कोई आया है। 324 में वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग 315 से 323 में, राज्य लोक सेवा आयोग 315 से 300, इसको भी ध्यान दीजिए 23 में, अलग हर राज्य में अलग अलग है इसमें प्रावधान। इसके बाद वित्त आयोग की बात करें तो 280 जो पूछा हुआ था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति 338A, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कई बार पूछा 148 में, भारत के महान्यायवादी 76 में, राज्य के महाधिवक्ता 165 में, स्क्रीनशॉट मारिए, और 350B भारतीय अल्पसंख्यकों को भाषा के आधार पर, इसको भी याद रखिए। इसके पूरे हेड को भी दिया हूं, एक बार पढ़ करके जाइए। रिवीजन का मात्र उद्देश्य दोस्तों, केवल वीडियो देखें आप, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपका रिवीजन हो। वीडियो को लाइक करिए, अभी तक अगर आप बने हमारे साथ तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। हर एक परीक्षा में आपके साथ हेलो शिक्षा प्लेटफॉर्म लगा रहने वाला है। वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। अगले कंटेंट के साथ चलते हैं। अरावली उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्दर्न अरावली। मेरा टारगेट है दोस्तों, कभी कभी जो होता है ना कि कम समय में मैक्सिमम डेटा देना, बोर एकदम नहीं करना। पढ़ने वाले सीरियस विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल पर, बस मेरा यही टारगेट है। आप मेरे साथ अगर चल दिए कदम से कदम मिलाकर, मात्र समझ लीजिए कि 1-2 परीक्षा भी आप चले तो आपका GS इतना स्ट्रांग करवा दूंगा कि आपको लगेगा कि नहीं हाँ हम अब स्टैटिक GK की कमर तोड़ देंगे। अरावली की बात करें तो अरावली जो है राजस्थान के माउंट आबू में सबसे ऊंची चोटी अगर किसकी है तो अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, याद रखिए परीक्षा में पूछ दिया है।
अब विंध्य पर्वत की पूछे तो अमरकंटक, पश्चिमी घाट पर्वत इलायची पहाड़ियां सबसे ऊंची, पूर्वी घाट पर्वत की महेंद्रगिरी, और नीलगिरी की दोदा बेट्टा, अन्नामलाई की अन्नामुडी, और गारो खासी जयंतिया तो मेघालय की हैं, जानते ही। सबसे खूबसूरत पर्वत हिमालय का दृश्य यहाँ पर लगाया हुआ हूँ। अब ये मैप देख लीजिए, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल यहाँ पर है, अरावली वाली राजस्थान में देखिए यहाँ पर है, बिंधन रेंज यहाँ पर है, मालवा प्लेटू ये है, अन्नामुडी हिल्स ये है, वेस्टर्न घाट यहाँ पर है, तथा कार्डेमम हिल्स यहाँ पर है। टोटल मैप के आधार पर आप लोकेशन देखिए, समझिए। मणिपुरी नृत्य वाला, मणिपुरी वाला दोस्तों बार बार प्रश्न पूछा है, एक बार बता चुका हूं तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। अगला प्रश्न, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, हाल ही में दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? इधर देखिए, यहाँ दोहरा शतक वाले की तरफ, हु हैज बिकम द बैट्समैन हु स्कोर्ड डबल सेंचुरी? कम समय में शुभमन गिल 208 रन बना दिए हैं, न्यूजीलैंड के हैं, जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ, सॉरी इंडिया के, न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी 2023 में। ईशान किशन इंडिया के जो है, इनको भी ध्यान रखिए, बांग्लादेश दिसंबर 2022। इसके बाद रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ, सर्वोच्च रन 264। टोटल डेटा आपके सामने दिए हैं। सचिन तेंदुलकर भी 200 रन बना चुके हैं, पुरुष में पहला, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। टोटल आपको डबल शतक वाला पूरा डेटा एक साथ आपको दिया हूं, और ये इनकी फोटो है, और ये कौन है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आनंद लेते हुए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से तेलंगाना का लोक नृत्य कौन सा है? तो पेनरी शिव तंदवन इनका नृत्य था दोस्तों, ये नृत्य का नजारा है, हाँ ये भी है। अब आइए कुछ नृत्यों पर चर्चा कर लेते हैं जो प्रश्न में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, गुजरात गरबा डांडिया भवई रासलीला पनिहारी, केरल का कथकली बताया हूँ, राजस्थान का झूमर गणगौर पनिहारी तेजा घापाल, जम्मू कश्मीर का रऊफ, इसको याद रखिए, हिमाचल प्रदेश का छपेली थम्बी, इसको याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मुखौटा नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का फेमस है। गोवा की बात करें तो मांडी झागोर खोली ढकनी, और मेघालय का बांगा लाहो, और पंजाब का भांगड़ा गिद्दा दफौर धामन, उत्तर प्रदेश का रासलीला नौटंकी झूली कजरी जद्दा जैता। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट नृत्य है, मैं एक बार क्लियर करता हूं। एक एक बार आप रोक रोक करके, मात्र आपका घंटा 2 घंटा लगेगा, पूरा जी के रिवाइज जाएगा, महा मैराथन क्लास है दोस्तों। अगला आइए, इल्तुतमिश ने किस धातु के जीतल चलवाए थे? तो जीतल में चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था इल्तुतमिश ने, जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था, इसको भी आप ध्यान रखिए। आगे, जीतल अथवा जीतल सल्तनत काल में प्रसिद्ध चांदी का सिक्का था, यह आपके सामने देखिए दिया हुआ है। शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासक कनिष्क द्वारा चलाए गए थे। शीशे के सिक्के की बात करें तो सातवाहन शासकों द्वारा। टोटल सिक्कों का पोस्टमार्टम, यही प्रश्न पूछता है बार बार, शुद्ध सोने वाला कभी पूछता है तो कभी शुद्ध शीशे वाला पूछता है। तो सातवाहन यानी शीशा, और सोने वाले की बात करें तो कुषाण यानी सोना, और जीतल की बात करें तो इल्तुतमिश, यह प्रश्न में आया हुआ था, यह जीतल आपके सामने है। सालबाई की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सालबाई की संधि देखिए मराठों और अंग्रेजों के बीच में होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब होता है मराठा साम्राज्य ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच, 1782 को सालबाई की संधि होती है। वारन हेस्टिंग और महाजनी सिंधे इस पर हस्ताक्षर करते हैं। ये देखिए संधि का नजारा। इतिहास को देखिए दोस्तों, याद बहुत कर लिया, देखने की बात अब है, देखेंगे हम, याद करेंगे, विजुलाइज करेंगे। और यह वारन हेस्टिंग है, हाँ टेंशन में है बहुत है, क्योंकि संधि में इसको थूर दिया गया है ना, इसलिए टेंशन में है। और यह जो है तलवार हमारे देख रहे हैं मराठा वालों को, शिवाजी की, ये तो आप समझ ही रहे होंगे क्या हाल है। खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में आयोजित किए गए? वही प्रश्न बार बार रिपीट किया कर रहा है। तो खेला इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश वाले, इनको आप याद रखिए। अगला प्रश्न है कर्क रेखा वाला, देखिए जो मैं बताया हुआ हूं, यह भी रिपीट किया हुआ प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को अकबर का पंजाब के कलानौर में बैरम खान के संरक्षण में, जिनकी पत्नी ये दिख रही है आपको, इन्हीं को बाद में उड़ा देते हैं भैया अकबर, इनका क्या कहना है। 1556 से 1560 में इनके संरक्षण में रहता है, और 1556 में जो है इनका राज्याभिषेक होता है। दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई थी, इसको भी याद रखें। यह बैरम खान है बॉडी बिल्डर, और यह अकबर राजा साहब है महान अकबर, और यह इनकी पत्नी है बैरम खान की। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इसकी कहानी आपको कभी और बताएंगे, अभी आपकी परीक्षा है, आप इस पर ध्यान न दीजिए। आप चलिए प्लासी के युद्ध किस प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बिटवीन होम डिड द बैटल ऑफ प्लासी वाज टेक प्लेस? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, बहुत ही भयानक युद्ध जिसे कहा जाए, हुआ था। किसके किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम बंगाल के नवाब के बीच। और धोखा छल कपट का युद्ध कहा जाए दोस्तों। अंग्रेजों के क्या उनके लिए गाली दिया जाए, कह लीजिए कि एक तरह से जो है हमारे जो सिराजुद्दौला थे, इनको धोखा दिया गया, इनके जो है इन्हीं के जो है सैनिकों को मिला करके
बंगाल के गवर्नर ने लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में धोखे से सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और अपनी सत्ता बंगाल में काबिज कर लिया। फिर इसी तरह बक्सर का युद्ध होता है तो 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, तिलगुट सेना के बीच में मुगल बादशाह बहादुर शाह आलम के बीच में होता है और इसमें भी अंग्रेज जो है जीत जाते हैं और ये प्लासी और बक्सर का युद्ध जो है निर्णायक हो जाता है कि अब अंग्रेज भारत में रहेंगे। अगला प्रश्न है, गरीबी के मामले में भारत में राज्यों की रैंक क्या है? हाँ दोस्तों, गरीबी की रैंक क्या पूछें, गरीबी की दशा आप बयां करती हुई तस्वीर आपके सामने है। बिहार की रैंक पूछें तो 51% जनसंख्या गरीब है, आधे से ज्यादा। झारखंड में 42, उत्तर प्रदेश में 37, मध्य प्रदेश में 36 और मेघालय में 32 5वें स्थान पर है। टोटल डेटा है सबसे ज्यादा बिहार में, और अगर सबसे रैंक में टॉप 5 पर बात करें तो 5वें पर मेघालय में। यह दोस्तों स्थिति है आपके सामने, और यह देखिए गरीबी को बयां करती हुई एक थोड़ी सी हमें लग रहा है कोई जो है मुरमुरा या दाना है उस पर टूटते बच्चे, तो गरीबी की क्या ही हाल है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गरीबी को लेकर एक हमें हमेशा कोट याद आता है कि लपक चाटते जूठे पत्तल, जिस दिन देखा मैंने नर को, उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आज आग इस दुनिया भर को। तो गरीबी को देखने के बाद तो दोस्तों आपको भी कष्ट होता होगा, और इसका एक ही समाधान है, वह है शिक्षा। केवल एजुकेशन है जो इसकी गरीबी की कमर तोड़ सकती है, और एजुकेशन से ही लोग भाग रहे हैं। एजुकेशन की तरफ अगर नहीं जाएंगे, एजुकेशन की तरफ नहीं आएंगे दोस्तों, हम अगर स्कूलों की तरफ नहीं भागेंगे तो गरीबी हटने वाली नहीं है, यह ऐसे ही बनी रहेगी। और आप पढ़ाई करिए, अपनी गरीबी माँ बाप के सपनों को पूरा करने का एक ही तरीका है दोस्तों कि आप भर्ती परीक्षा को क्रैक करिए, बस। अगली तरफ चलते हैं 5G ड्रोन कार्यक्रम, 5G ड्रोन प्रोग्राम के बारे में। तो 5G ड्रोन प्रोग्राम कहाँ पर होता है? उड़ीसा के संबलपुर में जो है वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में शुरू होता है, स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स के नेतृत्व में। और इसमें भी 5G तकनीकी का इस्तेमाल सीधे कमांड सेंटर से नियंत्रित करने वाला होता है। और यह देखिए 5G ड्रोन आपके सामने है, पहला जो है 5G ड्रोन सक्षम आपके सामने है। और इसकी क्षमता की बात कर लें तो 10 किलोग्राम पेलोड के साथ उड़ने की जो है 5 घंटे तक उड़ने की क्षमता यह रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है, थर्मल इमेजिंग जैसी टेक्नोलॉजी से लैस है। भारत की न्यूनतम सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? फिर वही बात पुरानी वाली जो मैंने एक बार बताई थी आपको कि सबसे कम अफगानिस्तान में लगेगी। देखिए वही प्रश्न पूछा हुआ था, रिपीट कर करके प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करूंगा, पॉज करके वीडियो को आप देख लीजिए क्योंकि मैं पहले इसको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न, राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। और राखीगढ़ी से क्या मिला था दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे। तो धौलावीरा के बाद दूसरा विशालतम ऐतिहासिक नगर है, और यहाँ से दोस्तों हमें कुछ इस तरह से जो है मोहनजोदड़ो की चीजें मिली थी जो है, इसको भी आप याद रखेंगे। और प्रमुख चीजों को यहाँ पर मैंने बताया है, पहले भी बता चुका हूँ। अब केवल मैं प्रश्नों को दिखा करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। 2011 की जनगणना, जो नए प्रश्न आएंगे उनका एनालिसिस दूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों की जनसंख्या प्रतिशत क्या था? व्हाट वाज द पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, इसको याद रखिए। लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है बच्चों का यहाँ पूछा हुआ है, तो बच्चों का जो है 16% यहाँ पर था, और कम होकर के इसके पहले 2001 की जनसंख्या में 16% था, लेकिन 2011 में कम होकर 13% हो गया। यह तो बच्चों का था, पूछा था, बहुत ही स्पेशल प्रश्न, जल्दी पूछता नहीं है। मेन पूछता दोस्तों क्या है कि यह वाला 2011 में पुरुषों मतलब पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो लिंगानुपात अगर राज्यों में बात करें तो सबसे अच्छी कंडीशन केरल की है, 1084 लिंगानुपात है। सबसे बुरी कंडीशन 877 हरियाणा की है। और केंद्र शासित में बात करें तो पुदुचेरी में जो है 1038 है, और दमन दीव में सबसे कम 618 है, इसको आप याद रखिए। पूरे भारत का लिंगानुपात बात करें तो 2011 में लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थी, ओवरऑल ऑल इंडिया का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जनसंख्या का मुख्य बिंदु जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद कौन भारत के उपराष्ट्रपति बने थे? इनको याद रखिए। उपराष्ट्रपति का प्रश्न जगदीप धनखड़ साहब का प्रश्न आया था, यह इसका उत्तर। अगला प्रश्न आपके सामने है, समानता का अधिकार का अनुच्छेद कई बार पूछ रहा है, यही समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए, इसको भी आप याद रखेंगे। इसको मैं ऑलरेडी बताया हूं। छऊ लोक नृत्य किस राज्य का है? तो झारखंड में भी यह होता है, उड़ीसा में भी होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, यह छऊ नृत्य है। और मौसमी चौधरी, हाँ मुक्का बांधे हम मारेंगे जरूर। अगर आप फेल होकर के आए तो कृपया पास होकर परीक्षा में आएंगे, अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे दोस्तों। हाँ, छऊ लोक नृत्य यहाँ का है, इसको ध्यान रखेंगे। 27 फरवरी की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक कदम सफर आगे बढ़ रहा है,
कंप्लीट एनालिसिस देखने का मौका आपको मिल रहा है दोस्तों, लाइक बटन दबाइए, प्लीज सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, मेहनत को साकार करिए दोस्तों। बहुत देर और समय, बहुत ही ज्यादा इफोर्ट लगता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है ऐसे कंटेंट को तैयार करने के लिए। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो आगे भी तैयार करके लाऊंगा दोस्तों। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन कंपनियां, बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने हम जैसे छोटे चैनल्स का टिक पाना तो संभव नहीं है, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से हम खड़े रहने का वादा करते हैं और हमेशा आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे। यह भी हमारा वादा है। आप लोग सपोर्ट दीजिए, हम सबसे लड़ लेंगे और आपके लिए यूनिक कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। जो कंटेंट मैं दे रहा हूं इसको लोग पेड बेच रहे हैं, इस पीडीएफ को भी प्रोवाइड करूंगा, उसको भी लोग बेच रहे हैं, मैं सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट आपको अवेलेबल कराऊंगा। अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो मानव की तस्करी और खरीद फरोख्त और बेगार को रोकने के लिए अनुच्छेद 23 प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 आपका 23 से 24 जो है शोषण के विरुद्ध वाले कैटेगरी में आता है, यह अनुच्छेद है। और 22 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बच्चों को कारखाने में काम करने पर रोक लगाता है, यही आपका अनुच्छेद, इसको आप ध्यान रखें। अगला आपका प्रश्न है, मुखौटा नृत्य किस राज्य का है? तो मुखौटा नृत्य जो है, मुखौटा युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसको ध्यान रखेंगे। ये देखिए नृत्य का नजारा आपके सामने है। प्रमुख लोक नृत्य गुजरात वगैरह हरियाणा का मैंने यहाँ पे दिया है। प्रधानमंत्री दिव्यांग लोन योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री दिव्यांग लोन योजना के तहत दोस्तों दिव्यांगों को व्यापार करने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए 25 लाख रुपए, उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए का लोन। और यहीं पर पीएम श्रम योगी में 3000 रुपये मिलता है श्रम कार्ड बनवाकर। किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये, 6000 रुपये सालाना मिलता है, इसको भी जानते हैं, 3 किस्त में काका लेकर खुश हो रहे हैं। और जनधन योजना विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना है, इसको भी जानते हैं। अटल पेंशन योजना 2015 में आती है पेंशन के लिए, इसको भी जानते रहिए। आयुष्मान योजना जो है हेल्थ वाली योजना है, इसको भी याद रखिए आप दोस्तों। यही पूरी योजनाएं थी जहां से प्रश्न बार बार बनता है। लोथल किस राज्य में स्थित है? पूछा हुआ प्रश्न। यही जो मैंने डेटा दिया है यहीं से उठा उठा के पूछ रहे टीसीएस वाले, तो मैं खोज करके एक बना दिया हूँ डेटा, ताकि इससे बाहर आया ही ना। लोथल माने गुजरात वाला, ये देखिए। उसी तरह हड़प्पा पंजाब में, बनवाली हरियाणा में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, सूत का गेंडोर पाकिस्तान में, कोट दीजी सिंध में, चंद हुदड़ो पाकिस्तान में, सूत कोतदा गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में। पूछा हुआ प्रश्न है, यहीं से आने वाला है। और यह पूरा क्या क्या यहाँ मिला था जो है, इसको भी देखिए। नर्तकी वाला नृत्य मिला था, या उनके देवता मिले थे, या मोहर मिली थी। मोहरों पर कौन कौन से, गाय नहीं था, शेर नहीं था, घोड़ा नहीं था, इसका भी प्रश्न आएगा, भी आगे मिलेगा। सफेद समुद्री शैवाल क्या है? तो यह अंटार्कटिका में पाई जाती है दोस्तों, सफेद व्हाइट जो है स्वीड, इसको भी ध्यान रखिए। शैवाल क्या है? साइनोफाइटा एक प्रकार है, यूग्लिनोफाइटा एक प्रकार है, जो है क्लोरोफाइटा एक प्रकार है। शैवाल एक प्रकार का सजीव जो है जो सूर्य से अपना उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना लेते हैं, यह स्वपोषी होते हैं। ऐसे आप काई देखे होंगे लगता हुआ, यही शैवाल होता है। अगला, बाबर ने किस युद्ध में भाग लिया था? तो बाबर के पूरे युद्ध बता चुका हूं। यह देखिए बाबर के पूरे युद्ध, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में जो है चल दिया, और 29 में घर गया, और 30 में मर गया। याद रखिए, इसी ट्रिक को, समय कम देंगे इस पर। बजट वाला प्रश्न बताया हुआ हूं दोस्तों, यही प्रश्न रिपीट करता है। आगे आइए, बजट 2023-24 पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कृषि पर इससे प्रश्न पूछता है। 186 लाख करोड़ रुपए जो है कृषि पर खर्च किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए 2.1% की बात की जाती है। और योजनाएं जो है सिलिकन सेल जो है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की बात की गई है, इसको भी याद रखिए। 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की गई है। यह बजट 2023-24 की मुख्य बातें हैं। और आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन का जो शुरुआत की गई है। समावेशी विकास के लिए शिक्षा पर 2.9% का खर्च किया गया है, इसको याद रखिए। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई है। यह बजट वाली नई नई बातें जो प्रश्न में पूछ रहा है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 10 किलोग्राम के बराबर 1 न्यूटन होता है। पूरी परिभाषा यह है, इसको देखिए। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं दोस्तों। निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। सीधी सी बात है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड डेफिनेटली वन डे योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। दिस इज द स्पेशल कोट ऑफ कलाम सर, इसको नोट करिए, याद करिए दोस्तों, इस कोट को जानिए कि आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदलेंगी। वीडियो को देखने समय हम जो कंटेंट मिलते हैं वो हमें बोरिंग करते हैं। मजेदार कॉमेडी जोक सपाट वाले कंटेंट दोस्तों मैं नहीं दे पाता हूं, क्योंकि उस पर लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तमाम यूट्यूब चैनल पर लोग घंटों कमेंट, डिस्कशन, लाइक, शेयर में लगे रहेंगे, क्योंकि वहां पर मजा आता है। और जहां आपको ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं बल्कि आपको एग्जाम बेस्ड कंटेंट मिलते हैं, वहां से लोग छोड़कर भाग जाते हैं। खैर, अगर अब अभी तक आप बने हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बदलेगा दोस्तों। आप जान लीजिए, सबने
मेहनत किया और सबको सफलता मिली तो आपको क्यों नहीं मिलेगी, बस आप ये पूछिए, बिल्कुल मिलेगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सोने की परमाणु संख्या बार बार जो है ये जान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल से प्रश्न आ रहा है, तो सोना खोज लीजिए, सोने की परमाणु संख्या देख लीजिए, यहीं पर आपको AU79 दिख रहा होगा, ये देखिए उत्तर हो जाएगा। AG चांदी का 47 है, CU जो है 29, इसको भी याद रखिए। और ये टेनिसेनियन पूछा था, और OG 118। इंपॉर्टेंट याद रखिए। बाकी ये वाला डेटा तो बताया ही हूँ कि ज्ञात अज्ञात वाले कितने ज्ञात है, धातु है, खोज मोस्ले ने किया था, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न सल्तनत वंश वाला, बार बार देखिए रिपीट कर रहा है ये भी, और यही चार्ट में दिखाता हूँ कि सल्तनत काल का क्रम क्या था। गुलाब खिले तो सांस लो वाला ट्रिक आप इसको याद रखिए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनको भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा वाला प्रश्न रिपीट कर रहा है बार बार, इसको भी देखिए। गांधी जी चंपारण वाला प्रश्न आया था कि चंपारण आंदोलन कब चलाए थे, फिर वही बात, चंपारण 1917 में, खेड़ा 1918 में, रोलेक्ट एक्ट 1919 में, असहयोग 1920 में। ये जो लिस्ट बनाया हूं ना दोस्तों, ये लिस्ट नहीं है, सपनों की उड़ान है, परीक्षा का रिजल्ट है, जान लीजिए। इसी छोटे से एक चिट टाइप का जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहीं से प्रश्न बार बार पूछ रहा है, और उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से भी टकराएगा जरूर। चंपारण में राजकुमार शुक्ल वगैरह इन्हें बुलाते हैं, बिहार की जो है 3 कठिया प्रथा पर ये जो है आंदोलन करते हैं और सफलता मिलती है। और कब लौटे थे यहाँ पर लगाया हूँ, वो पहले बता चुका हूँ। आगे चलिए। शाहजहां जो है कि बेगम का नाम क्या था, तो वही शाहजहां मुमताज महल वाली, जो जिनका नाम मुमताज महल था और जिनके नाम पे ताजमहल बनता है, उनका पूरा डेटा यहाँ पर दोस्तों दिया हूँ, इसको भी आप याद करिए। जनगणना 2011 के अनुसार 11 के अनुसार जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था, तो यूपी सबसे पहली बात है कि पहले स्थान पे यूपी भैया रहा है जनगणना में। तो सबसे कम की बात करें तो मिजोरम और सिक्किम को ऑप्शन में सिक्किम देगा, इसको लगा दीजिए, सही हो जाएगा, पहले बता चुका हूँ। और दिल्ली वाला और लक्षद्वीप वाला रिपीट कर रहा है प्रश्न बार बार, वही है। एमडीएम योजना की रकम में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, तो एमडीएम योजना की रकम में आप ध्यान रखिए, परिषदीय विद्यालयों में 9.6% की वृद्धि की गई है। 72 पैसे प्रति छात्र बढ़ा दिया गया है। मिड डे मील जो बच्चों को भोजन मिलता है, हाँ ये सरकारी वाला, जो सरकारी विद्यार्थी होंगे इसको जान रहे होंगे। भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो क्यों ना एक बार स्रोतों को रिवाइज करा दूं, क्यों ना, मैंने शुरू में वादा किया था स्टैटिक जीके का पोस्टमार्टम, तो अच्छे से कर लें। तो भारतीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, रूस से मूल कर्तव्य लिया गया है, फ्रांस से गणतंत्र व्यवस्था ली गई है, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशकता तो लिया गया है। इंपॉर्टेंट मैंने दिया सारा है, लेकिन बोलूंगा वही जो इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, इसको याद रखिए। कनाडा से जो है मैक्सिमम चीजें जो है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण, ये लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। और ब्रिटेन चूंकि अंग्रेजों का शासन था, तो विधि का शासन वहीं से लिया गया है। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, मैक्सिमम चीजें जो है इनसे भी ली गई हैं। अमेरिका से बात करें तो प्रस्तावना के शब्द वगैरह हम भारत के लोग, ये अमेरिका से लिया गया है। टोटल स्रोत स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, रोक करके याद कर लीजिए। जिनको याद है उनको बधाई, जिनको याद नहीं है वो तो याद कर ही लेंगे, और जिनको याद है वो रिफ्रेश कर लेंगे एक बार पूरा डेटा देखकर। ऐसा डेटा दोस्तों आपको एक जगह नहीं मिलेगा जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। हिमालय की नदियों का प्रमुख दोआब कौन सा है, तो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। एक नदी ये जा रही है, एक नदी ये जा रही है, यह मान के चलिए कि गंगा है, इधर मान लीजिए कोई और नदी यमुना या गोदावरी है, तो ये वाला जो एरिया कहा जाएगा यह दोआब कहा जाएगा। यहाँ से अगर आपको झेलम जा रही है, इधर ब्यास जा रही है, इधर सतलज जा रही है, तो ये बीच के एरिया को जो है दोआब कहेंगे। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को आब माने होता है मैदान उर्दू में, तो 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को मैदान या आब कहते हैं। विष्ट दोआब माने ब्यास और सतलज, और बारी दोआब ब्यास और रावी, और रचना दोआब रावी और झेलम जो है, चाच दोआब झेलम और चेनाब, और मध्य दोआब जो हरिद्वार और इलाहाबाद में है। टोटल डेटा आपके सामने यहाँ दिया हूँ, और नदियों का सब पूरा डेटा भी, इसको भी थोड़ा सा। जिन्ना की 14 सूत्री मांगे क्या थी, जिन्ना की 14 सूत्री मांगे यहाँ देख लीजिए आप, जो है इनका क्या कहना था कि भारतीय संविधान संघात्मक हो, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जाए, भारत के सभी प्रांतों का एक जो है राज्यों से एक ही प्रकार का हो, यह स्वराज जो है एक ही प्रकार का हो, ये इनका कहना हुआ था। तो ये जिन्ना है, पाकिस्तान बनाने वाला जिन्ना आपके सामने है कम समय में, इसको आप ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न आया था। यस सुब्रमण्यम किस खेल से संबंधित थे, तो ये फुटबॉल और गोलकीपर थे यस सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस वंश को समाप्त कर मुगल वंश की नींव रखी थी, तो बाबर ने जो है, जैसा कि आपने देखा था दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ था, हमने बताया था 1526 में, तो लोधी वंश अंतिम शासक था दोस्तों, जो है इसको याद रखिए, लोधी वंश को समाप्त करके दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, इसको भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है,
सड़क दुर्घटना में मौत पर मुआवजे की राशि 25,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 2 लाख रुपए कर दी गई है। इसको भी आप याद रखेंगे। हाँ, दुर्घटना देखिए ये हो गई गड्ढे में गिर के, तो गड्ढे में गिरने पर कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, मतलब हैवी दुर्घटना का टोटल डेटा यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार समस्त सोच संस्कृति के उपचार के लिए, वही प्रश्न पूछा हुआ था। 14 से 18 किसमें दिया गया है? तो समानता जो 14 से 18 में दिया गया है, समानता का अधिकार, इसको ध्यान रखिए। मौलिक कर्तव्य यहाँ पर है और मौलिक अधिकारों के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा की गई है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया था? तो प्रेस का पूरा पूरा पोस्टमार्टम लॉर्ड लीटन के समय में 1876 से 80 में। प्रेस की शुरुआत कब होती है? गोवा में पुर्तगाली पहली बार अपना पुर्तगाली पादरी एक पुस्तक छाप देते हैं, प्रेस की शुरुआत भारत में। और जेम्स इक्की पहला जो है पत्रकार निकालते हैं, बंगाल गजट पहला पत्र निकालते हैं, द कलकत्ता गजट के। और अंग्रेजी में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट पहला जो है भारतीय पत्रकार पत्र था। लेकिन हिंदी की बात करें तो पहला समाचार पत्र की बात करें तो उदंड मार्तंड, जिसका प्रकाशन 1826 में हुआ था, इसको याद रखेंगे। और प्रेस पर जो है, प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकाफ और प्रेस पर एक्ट लगा देने वाला लॉर्ड लीटन, इसको याद रखिए। 28 फरवरी की तरफ चलते हैं दोस्तों, लगभग हमारा वीडियो समाप्ति की तरफ है। 28 के बाद सीधे 1 मार्च का आ जाएगा टोटल मैराथन। अभी तक आप बने रहें, बहुत बहुत ही आपको जान लीजिए कि कांग्रेचुलेशन कि आपकी परीक्षा में यह प्रश्न बूस्टअप का काम करने वाले, बूस्टर डोज का काम करने वाले हैं। आइए, भारत नेपाल मैत्री संधि किस वर्ष हुई थी, इसको ध्यान दीजिए। तो भारत नेपाल के बीच मैत्री संधि जो है 31 जुलाई 1950 को काठमांडू में हस्ताक्षर की गई थी। यह नेपाल की लोकेशन है, इसको ध्यान रखिए। और भारत भूटान की बात करें तो 1949 में दार्जिलिंग में हुई थी। और पाक जल संधि जो यहाँ वाला लोकेशन है, यह पर जो श्रीलंका के बीच में है। और भारत पाक जल संधि की बात करें तो इनके बीच में 19 सितंबर 1960 को कराची में जवाहरलाल नेहरू के बीच हुई थी। वही पानी वाले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि हुई थी, सिंधु नदी के पानी को लेकर। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, भारत का भौगोलिक विभाजन जो है कितने भागों में किया गया है? तो जाहिर सी बात है 5 भागों में। कैसे? मैप पे समझ लीजिए। भौगोलिक विभाजन की बात करें तो कोई भी क्षेत्र जिसकी अलग भौगोलिक विशेषता है उसके आधार पर बांटा गया। जैसे अलग तरह का, कहीं पर पठार है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर समुद्र है, उस आधार पर बांटा गया है। तो उत्तरी मैप पर आइए, इधर कंटेंट पर मत ध्यान दीजिए, मैप पर पहले आइए। उत्तरी पर्वत का प्रदेश यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, थार का मरुस्थल और दक्षिण का पठार। और तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे किनारे पर्वत है, या तटीय मैदान कहा जाता है, वही यहाँ पर देखिए दिया गया है। उत्तरी पर्वत जो है, उत्तर में गंगा नदी का विशाल मैदान जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला हरा वाला मैदान है उपजाऊ। और थार का मरुस्थल आप देख ही रहे हैं यहाँ पर जो भूरा वाला। और दक्षिण का पठारी प्रदेश ये पीला वाला खनिज संपदा के लिए। और पूर्वी पश्चिमी प्रदेश जो है मसाला उत्पादन वगैरह के लिए, बम्बई गुजरात जो समुद्री वाले हैं, गोवा वाले बीच वाले, वही किनारे। टोटल डेटा आपके सामने है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की जलवायु है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है दोस्तों। कमेंट करिए, लाइक करिए दोस्तों, कैसा सेशन लगा, क्या हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, क्या लगातार ऐसे कंटेंट आपको दिए जाने चाहिए, क्या ऐसे और भी परीक्षाओं के लिए आपकी कौन सी परीक्षा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मानसून का आगमन पर हम चर्चा कर लेते हैं। मानसून का समय जून की शुरुआत से लेकर सितंबर के मध्य तक जो है रहता है, 100 से 120 दिन, लगभग 3 महीना बरसात चलती है, वही मानसून की बात करते हैं। मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। तथा ये देखिए यहाँ से मानसून अरब सागर से घुसता है तथा 1 जून को जो है यहाँ पर देखिए पहुंच जाता है। और ऐसे होते हुए जो है आपके केरल से होते हुए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश के सभी भागों में फैलते हुए ऊपर तक जाता है। तो यहाँ पर पूरा डेट वाइज दिया हुआ है दोस्तों, इसको आप देखिएगा। क्योंकि आपकी परीक्षा का क्विक रिवीजन का मैंने वादा किया था, तो कम समय में रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? वही एसडीआई वाला 132 वाला। लेकिन ये तो आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं। अभी यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। वैश्विक भूखमरी 107 पर, मानव विकास सूचकांक 132 पर, खुशहाली 136 पर, भ्रष्टाचार में 85 नंबर पे, और वैश्विक नवाचार में 40 नंबर पे, और आतंकवाद में जो है 12वां नंबर पे। और यह जो रंग बिरंगा देख रहे हैं दोस्तों, गंदा सा कलर होली वाला नहीं लगा है, यह मानव विकास सूचकांक में देशों की दशा है। ये जो जो रेड वाले हैं बहुत बुरी दशा में है, जो डार्क ग्रीन वाले हैं जो बेस्ट दशा में है, जो ऐसे आपको देख रहे हैं इस तरह से पैरेट कलर में, या थोड़ी सी नॉर्मल कंडीशन में है। तो ये पूरे विश्व मैप पर मानव विकास सूचकांक को दिखाने की कोशिश मैंने किया है, मैप डाउनलोड करके आपको लगाने की, ताकि आप जान पाएँ कि कहाँ का लोकेशन कैसा है। हमारा इंडिया देखिए यहाँ ऑरेंज वाले जोन में है ये वाला, तो थोड़ा सा यहाँ पर हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है मानव विकास। और बाकी इधर देखेंगे तो सबसे खराब स्थिति किस महाद्वीप की है? तो अफ्रीका वालों की सबसे खराब स्थिति। सबसे अच्छी उत्तरी अमेरिका वालों की है।
और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया वालों की, और यूरोप वालों की नॉर्मल कंडीशन, इसको भी आप ध्यान रखिए, समझिए मैप को। पीएम किसान वाला जो है बार बार पूछ रहा है, मैंने आपको बताया था, ये प्रश्न बता चुका हूँ। अगले प्रश्न पर कथकली वाला भी प्रश्न मैंने बताया था दोस्तों, कथकली केरल का, इसको भी बताया हूँ। अगला प्रश्न, लावड़ी नृत्य किस राज्य का है, तो लावड़ी महाराष्ट्र का है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। लावड़ी नृत्य, हाँ ये देखिए लावड़ी नृत्य करती हुई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समानता का अधिकार भी पूछा हुआ है, केवल रिपीट करेगा आप। अब आपको केवल बता दूं, आप केवल देखिए और समझिए कि कितने रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। अगले पर आइए, डूरंड कप के विजेता कौन थे, तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने डूरंड कप के खिताबी मैच सुनील छेत्री व टीम ने जो है मुंबई सिटी को एफसी जो है फुटबॉल क्लब ने 2-1 से हराकर डूरंड कप का खिताब जीत लिया। इसने बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, ये सुनील छेत्री साहब हैं। और इसके बाद कुछ ओपन दिया है मैंने दोस्तों, वीडियो को रोक करके आप चाहें तो पढ़ सकें। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन चैंपियन और यूएस ओपन, टोटल डेटा यहाँ पर आपको दिया गया है। अमजद अली किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, जो अमजद अली की बात करें दोस्तों, तो अमजद अली सरोद बजाते हैं, जिनका फोटो आपके सामने सरोद के साथ दिया हूँ। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, शिव कुमार शर्मा संतूर, ठाकुर भीखम सिंह मृदंग, बिस्मिल्लाह खान सहनाई, जाकिर हुसैन तबला और अमजद अली सरोद जो पूछ दिया, रेड कर दिया हूँ, मतलब अब ये कम पूछेगा, इनसे प्रश्न आएगा दोस्तों, इसको याद रखिए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से सही गलत होगा। फिलहाल हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपको पूरे शांति स्वरूप भटनागर का पोस्टमार्टम कर दें। यहाँ जीव विज्ञान में डॉक्टर अमित सिंह को और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ल को, रसायन में डॉक्टर कनिष्ठ विश्वास को, पृथ्वी वायुमंडल और महासागर में डॉक्टर विनायक को, इंजीनियरिंग में डॉक्टर देवदीप को और गणित में डॉक्टर अनीश घोष और साकेत सौरभ को, चिकित्सा में जीवन पन्नियम्माकाल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को, और भौतिकी विज्ञान में डॉक्टर कनक साहा को। इनको याद रखिएगा। इन क्षेत्रों में 7 क्षेत्रों में लगभग ये दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इनमें यह दिया जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रश्न जो मैं कई बार बता चुका हूँ, क्रम से पूछ रहा है, कभी क्रम, कभी सन, कभी पहला शासक, यही आपको चार्ट है, यही चार्ट याद कर लीजिए, पूरा दिल्ली सल्तनत का निपटारा हो जाएगा। भारतीय संविधान की ताकत क्या है, तो जनता इसकी ताकत है, क्योंकि हमारा संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र में जनता का, जनता पर जनता का शासन ही लोकतंत्र माना जाता है। तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी पावर आप हैं, यानी पब्लिक है। हमारी शासन व्यवस्था कैसी है, तो भारतीय शासन व्यवस्था संसदीय सरकार के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, जो एकात्मक सुविधाओं के साथ संरचना में संघीय है। यह उद्देशिका है, टोटल डेटा है। आइए, कोशिका का पोस्टमार्टम मैंने बताया था, ऊतक क्या है, सेल क्या है, पूरा करके दिखाऊंगा। ऊतक पहले जान लीजिए, प्रश्न आया था कि ऊतक किसी जीव के शरीर में के कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बॉडी है, मसल्स है, बोन्स हैं, इस तरह से बने हैं ना, ये पेट की मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं, नर्वस टिश्यू हैं। तो इस स्पेशल अंग को बनाने के लिए जिन छोटे छोटे कह लीजिए कि बिल्डिंग मटेरियल का यूज हुआ है, जो टिश्यूज का यूज हुआ है, और ये टिश्यूज बनकर एक सेल बनाते हैं, और यह सेल बना करके एक ऑर्गन बना देते हैं, और यह ऑर्गन पूरी कई ऑर्गन्स मिलकर के एक बॉडी बना, यही आपका ऊतक है। और कोशिका में भी प्रश्न वही आता है, माइट्रोकांड्रिया देखिए कोशिका का पावर हाउस, और उसका सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, और न्यूक्लियस केंद्रक कोशिका में पाया जाता है। न्यूक्लियस कोशिका द्रव्य क्या है, पूरी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। गोल्जी बॉडी वगैरह कोशिका के सारे इंपॉर्टेंट अंग यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था, व्हेन डिड द स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट कम, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में पारित किया गया था। पूरा राज्यों का डेटा यहाँ पर दिया है, रोक करके आप चाहें पढ़ सकते हैं। क्रिप्स मिशन के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया, और 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। उनके पूरे आंदोलन जो कई बार बताया हूं, आपको यहाँ पर दिया हूं। हाँ, ये देखिए गांधी जी की तब की तस्वीर। बॉडी बिल्डर तो नहीं थे दोस्तों, लेकिन इतनी ताकत थी कि अंग्रेजों को हिला करके रख दिया। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक से प्रश्न आ रहा है, 2022 में भारत में कौन सा स्थान इसका है, तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स है यह। हेनले पासपोर्ट सूचकांक जो बताता है 83वां स्थान दिया गया है भारत के पासपोर्ट को। किस पासपोर्ट को किन किन देशों में लेकर आप जा सकते हैं, कहां पर कितनी आपको वरीयता है, इसी आधार पर दिया जाता है। जापान और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है, इनको भी आप ध्यान रखिए। अफगानिस्तान और इराक सबसे घटिया स्थान पर है, क्यों है आप जानते हैं। ये भी आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रमुख बल कौन सा है, तो प्रमुख बल दोस्तों, वायुमंडल के भीतर 4 ड्राइविंग बल लगते हैं। पहला आप देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा दबाव और ढाल बल, तीसरा कोरियालिस बल, और चौथा घर्षण बल। तो प्रमुख बल की बात करें
तो कोरियालिस बल है जो वायुमंडल को मैनेज करता है, और ग्रेविटी आप जानते ही हैं, वायुमंडल पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विश्व भर में समान रूप से कार्य करता है। कोरियालिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोई चीज जोर जोर से घूमती है तो उत्पन्न होता है। पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों और परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। इसी आधार पर कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। इमेज दिखाया हूं। अनुच्छेद 21 संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 संबंधित दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। स्वच्छ हवा में धुआं जो फैला रहे हैं इनका चालान होता है, इसलिए कि आपको स्वच्छ हवा मिल सके। बिना हेलमेट जो लोग चल रहे हैं उनका भी चालान होता है कि उनका जीवन सुरक्षित रहे। हाँ, और इसी में 86वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 21A भी जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 21 क्विक रिवीजन सीरीज है। प्यार में गिरने वाले लोगों के लिए गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, हाँ एकदम दोस्तों, तो हम प्यार में न गिरे कृपया, इसको भी ध्यान रखिए। ये आइंस्टीन का कोट था, थोड़ा हंसी मजाक के लिए लगाया हमारे एडिटर साहब ने। अगला प्रश्न, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? बाबर वाला देखिए रिपीट कर रहा है, इस पर समय न देंगे, आप एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। लाडली बहना योजना कब प्रारंभ हुई थी? व्हेन वाज लाडली बहना योजना स्टार्टेड? तो मध्य प्रदेश के में नर्मदा जयंती के अवसर पर लाडली बहना योजना प्रारंभ होती है। 1000 प्रति महीना यानी 12,000 रुपये साल भर में इसको दिया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसकी घोषणा की जाती है कि लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना भी हम लेकर के चलिए 1 मार्च में आ गए हैं दोस्तों, एकदम कंप्लीट तरीके से। अब वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, एक लाइक तो बनता ही है, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और विश्वास करिए कि हर परीक्षा में आपके साथ हेलो शिक्षा खड़ा रहेगा। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान रखिए। यह मैप पर लगाकर बताने की कोशिश किया हूँ। एक कृष्ण अय्यर इसके प्रमुख, इसको आधुनिक स्तर पर उच्च स्तर पर लाने वाले हैं। और घराने की बात करें, तंजौर, कांजीपुरम, पंडलूम, और प्रमुख कलाकार रुक्मिणी देवी अरुणडेल और टीबी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, पदम सुब्रमण्यम और लीला सैमसन इसकी प्रमुख कलाकार हैं। जयदेव उनादकट किस खेल से संबंधित है? तो जयदेव उनादकट के बारे में किस टीम से खेले हैं? तो जो है आईपीएल करियर में 7वीं फ्रेंचाइजी में लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी में उन्हें 50 लाख में खरीदा गया था, और एलएसजी जो की तरफ से ये जयदेव उनादकट खेले थे। टोटल आईपीएल का मनीष पांडे का भी डेटा यहाँ पर दिया हूँ, दिल्ली कैपिटल की तरफ से जो है, इनको भी आप देख लीजिए, इसको भी। अगला प्रश्न आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर के साक्ष्य नहीं मिले थे? तो गाय, ऊंट, घोड़े, शेर की मुहरों जो है नहीं दिखाया गया है, तो यही नहीं मिले थे, बाकी जो मिले थे उनका डेटा आपको। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक में सबसे पहला खाता किसका खोला गया था? तो सबसे पहला खोला खाता जो है स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय साहब का खोला गया था, याद रखिए। एसबीआई और इंपीरियल बैंक का पूरा सफर यहाँ पर दिया है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सबसे पुराना बैंक था, और इसी को मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसमें 3 बैंकों को मिलाया गया। कौन कौन बैंक मिलती हैं? बैंक ऑफ जो है मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल को मिला करके इंपीरियल बैंक बनाते हैं, और फिर इंपीरियल बैंक का लोगो यहाँ देखिए, और इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। मैग्नीज उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? कौन सा देश में क्या स्थान है? तो विश्व में बात करें तो मैग्नीज अयस्क में भारत में विश्व में जो है स्थान दोस्तों, अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पर, चीन दूसरे पे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पर, और भारत चौथे पर। कहीं कहीं पर छठा भी लिखा है दोस्तों, तो ऑप्शन के हिसाब से आप चलेंगे, अलग अलग ईयर का डेटा है। और सारे खनिजों का उत्पादन, लोहा में चीन पहले पर, तांबा में चिली पहले पर, मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका पहले पर, बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया पहले पर, जस्ता में चीन, सोना में चीन, चांदी में मैक्सिको, कोयला में चीन। चीन मैक्सिमम जो है खनिज संसाधन से संपन्न है दोस्तों, तो यही चीन की मेन उपलब्धि भी है। इसी तरह से जो है तीसरा चौथा स्थान भी आगे आपको दिया गया है। टॉप 10 खनिज तेल में भी बात करें तो सऊदी अरब और संयुक्त जो है राज्य अमेरिका और रूस और चीन, ये खनिज तेल में भी इनका। चलिए अगले अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो महिला संरक्षण अधिनियम 2022 में, सॉरी 2005 में। और बाल संरक्षण अधिनियम की बात करें तो यह भी 2005 में आता है, बच्चों की सुरक्षा के लिए। और कन्या भ्रूण अधिनियम 1870 में, और जो है पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी जो है 1994 में। दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस देखनी है तो पूरी हमारी वीडियो जो चली है अभी तक एनालिसिस की, आल शिफ्ट की, वो तो देख ही लीजिए। लेकिन ये यहाँ पर क्विक रिवीजन सीरीज है, तो यहाँ पर थोड़ा मैं तेज चलने की कोशिश करूंगा। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना? ये देखिए पूछा हुआ प्रश्न, जो सी स्पेस और के फोन मैंने पढ़ाया था। अगला प्रश्न, भारत में उष्ण कटिबंध में कौन से राज्य आते हैं? तो गर्म क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उष्ण कटिबंध में जो है दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल हैं।
यह देखिए जहाँ पर मौसम कम है वहाँ पर जो है देखिए ग्रीन, और जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर रेड। ये देखिए ये वाला एरिया आपका जो है टेम्परेचर हाई है, उष्णकटिबंध है, और यहाँ पर देखिए येलो वाले में थोड़ा ना गर्म ना ठंडी, और यहाँ पर देखिए इस तरह से सबसे बढ़िया कटिबंध जो है मैदानी इलाके में पाया जाता है, जहाँ टेम्परेचर लगभग समान। तो कटिबंधों के आधार पर बांटा गया है दोस्तों। आगे चलिए, हाल ही में भारत ने व्यापार बढ़ाने के लिए किस देश के साथ सर्वाधिक साथ जो है समझौता किया था? तो भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है समझौता होता है दोस्तों। एक ओपन ट्रेड पॉलिसी को अभी हम आपको बताएंगे। व्यापार समझौता जो है क्या है, इसको समझिए। तो भारत के साथ प्रमुख देशों के साथ बड़ा भागीदार जो है अमेरिका है, सबसे ज़्यादा यूएस के साथ भारत का व्यापार होता है, ये वाला लोकेशन। उसके बाद भारत के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी हुआ है, यूके के साथ भी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ भी बातचीत चल रही है, यहाँ पर भी होने की संभावना है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता अंतिम रूप से देने के करीब था, जबकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है एफटीए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत उन्नत चरण में। ये देखिए कुछ दोस्तों, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन से देश ऐसे हैं जो अपने यहाँ व्यापार को बढ़ावा देते हैं, वो ग्रीन कलर से हैं। जो व्यापार को बंद रखते हैं वो रेड कलर से हैं। मतलब जो मैक्सिमम व्यापार पे कर वगैरह लगाते हैं, जहाँ पर व्यापार बहुत अच्छे से संभव नहीं है, वह रेड कलर से हैं। पूरे विश्व में आपको लगाने की कोशिश किया हुआ है। आगे ये देखते हैं, नेग्लेरिया फाउलेरी ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है? तो यह ब्रेन ईटिंग अमीबा दोस्तों जो नहाते समय नाक के जो समुद्र उसमें तालाब वगैरह के जल में जो बच्चे नहा, या फिर आप ये थोड़ा नहर तालाब पोखरे में, तो वहाँ से ये जो है एक कह लीजिए कि अमीबा है जो नाक के माध्यम से ब्रेन में घुस जाती है और ब्रेन के टिश्यूज को खाने लगती है। यहाँ पर दिया भी है इसके बारे में। निग्लेरिया फाउलेरी एक तरह का अमीबा होता है जिसकी वजह से ब्रेन ईटिंग अमीबा भी इसे कहा जाता है। यह ज़्यादातर गर्म और मीठे पानी की झीलों, नदियों, नहरों और तालाबों में पाया जाता है। नाक के जरिए इंसानी दिमाग में घुसने वाला अमीबा ब्रेन टिश्यू को नष्ट कर देता है। और ये जो है अमीबा का चित्र है और पूरा डिटेल इसके बारे में यहाँ दिया है, आप रोक करके पढ़ सकते हैं। वर्तमान में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 3 है दोस्तों, क्योंकि चौथी एक लोग जो है रिटायर हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में केवल 3 महिला न्यायाधीश हैं, जस्टिस सीमा कोहली, बीबी नगरत्ना, बेला एम त्रिवेदी, यह जो है मेन है। इनके कार्यकाल संबंधित पूरा डेटा यहाँ पर। गांधी ने जब दांडी मार्च चलाया तो उस वक्त वायसराय कौन था? आप अब तक तो जान ही चुके होंगे दोस्तों कि कितना गांधी इंपॉर्टेंट है, कितना इनसे संबंधित प्रश्न आ रहा है। क्या एक प्रश्न आपको जब परीक्षा में देखने को मिलेगा तब आपको बार बार गांधी युग दिखाया जाना आपको याद आएगा। तो वायसराय दोस्तों उसमें लॉर्ड इरविन था दांडी मार्च के समय, और दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने के लिए बनाया था, और नमक कानून अंग्रेजों ने भारतीय नमक पर कर लगा दिया, रोक लगा दिया, तो गांधी जी ने दांडी मार्च चलाकर नमक कानून चलाया था। उनके सारे आंदोलन यहाँ पर दिया हुआ है, चंपारण खेड़ा, रॉलेट, असहयोग, नमक, दलित और भारत। एक साथ में याद करिए और परीक्षा में अच्छे नंबर पाइए। संगीत कितने प्रकार के होते हैं, जो संगीत के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकारों में बांटा गया दोस्तों, इसको भी याद रखिए। शास्त्रीय संगीत, मार्गी भी कहते हैं इसे, उप शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत। यह दोस्तों पूरा डेटा है आपको। रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर इतिहास रचा और रणजी ट्रॉफी जीत लिया। अगला प्रश्न है, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? लो लिटरेसी रेट। साक्षरता दर क्या है? साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे 7 वर्ष से आयु से जो है वाले व्यक्तियों की जनसंख्या को 100 कर देंगे तो साक्षरता दर आ जाती है। तो केरल की सबसे अधिक है 94%, और सबसे कम बिहार की प्रश्न पूछा है। और यूटी में बात करें तो लक्षद्वीप की सबसे अधिक है और जम्मू कश्मीर की सबसे कम है, इसको याद रखें। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन से? तो नागभट्ट थे, और कुछ वंशज और उनके संस्थापक और उनकी राजधानी यहाँ दिया। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। नीति आयोग की रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग रहते हैं? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 25% नीति आयोग ने बताया है। नीति आयोग का पूरा डेटा। मैकमोहन रेखा किसके बीच है? तो क्यों मैकमोहन पढ़ें, आइए पूरे को पढ़ लेते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, मैकमोहन भारत चीन में, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में, और पाक जल संधि श्रीलंका। कर्नाटक संगीत में कितने स्वर होते हैं? मैंने 7 बता दिया था दोस्तों, लेकिन इसमें जो है 12 होते हैं। कई बार जो है लोगों ने कमेंट भी किया, आप इसको याद रखिएगा एग्जैक्ट डेटा। कैसा वीडियो लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। हमारी मेहनत को सफल बनाइए। बहुत हार्ड वर्क करके ऐसा कंटेंट तैयार कर पाता हूं दोस्तों आपके लिए। और क्विक रिवीजन करिए परीक्षा के लिए। ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। अपने अधिक से अधिक दोस्तों के ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। हलो शिक्षा परिवार से जुड़िए और अपनी सफलता को निश्चित करिए। और जीएस की कमर तोड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़कर काम करिए।
यकीन मानिए हम आपको सबसे ज़्यादा नंबर जीएस से उठवा करके देने वाले हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो आप जानते ही हैं, आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जीएस में आप कमज़ोर पड़ जाते हैं एसएससी के, तो उसको हम आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एसएससी एमटीएस आने वाली परीक्षा की कमर तोड़ने के लिए अगली सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। परीक्षा 11 मार्च को देने जाने वाले लोगों के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों।